हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में होने वाला है। अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी है फिर भी आपको सही से चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपको इस चैप्टर को क्लियर कर सकता है, इसलिए ये वीडियो वॉच करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए देखते हैं हम पहला चैप्टर आपकी बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए, जिसमें सबसे पहले हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो ये चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी आज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग ही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मीनिंग ही पढ़ लेते हैं। चलिए मीनिंग देखते हैं हम। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल थ्रू मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकता है? अपने टारगेट को हिट कर सकता है। कैसे? मैनेजमेंट के थ्रू। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टाइम टेबल से मैनेजमेंट नहीं कर रहा हो तो वो क्या नहीं कर सकता? अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट अति आवश्यक हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस अचीव देयर गोल्स। जो सफल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने गोल को, टारगेट को हिट कर पाते हैं थ्रू मैनेजमेंट। किसकी मदद से? मैनेजमेंट की मदद से। मैनेजमेंट इज अ डेलिबरेट प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? डेलिबरेट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं, मैनेजमेंट हमें जान करना ही होता है। जानबूझकर हमें मैनेजमेंट की सारी चीजें अरेंज कर, मैनेजमेंट तो लाना ही पड़ेगा बिजनेस में। अब प्रोसेस दैट एंश्योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर मैनेजमेंट होगा तो आप एफिशिएंसी होगी आपके बिजनेस में और आपके मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस भी होगी। मतलब अगर आप मैनेजमेंट रखते हो तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आ जाती। सीधी सी बात यह है कि अगर मैनेजमेंट नहीं किया है तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं आ सकती। अब ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि मैनेजमेंट क्या होता है तो आप उससे यही कहना, क्या कहना कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स थ्रू मैनेजमेंट। जो सफल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने टारगेट को काहे से अचीव कर पाते हैं? मैनेजमेंट की मदद से अचीव कर पाते हैं। और द मैनेजमेंट इज डेलिबरेट प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? आपके में कभी-कभी पेपर में फिलअप भी आ जाता है कि मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस तो है ही, लेकिन डेलिबरेट प्रोसेस भी है। डेलिबरेट मतलब हमने जानबूझकर सारी चीजें अरेंज की हैं हम। अब दैट इंश्योर्स मतलब मजबूरी है हमारी मैनेजमेंट को करना। मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर असफलता ही मिलेगी हमें। अब देखिए दैट एंश्योर्स, जो किस चीज को इंश्योर करती है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर टाइप की, और अगर आप मैनेजमेंट के महत्व को समझना चाहो तो आपको यह भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट लागू नहीं होता, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे स्मॉल, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो आजकल ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है और मैनेजमेंट के एरिया में बहुत बड़ा स्कोप आ चुका है, क्योंकि आज हर फील्ड में मैनेजमेंट की नीड होती है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा बढ़िया अवसर है। एक ऐसा अवसर है जिसमें वो अपने आप को किसी जगह पर मैनेजर के रूप में पदस्थ कर सकते हैं, बड़े पद पर, और अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं आप मैनेजमेंट करके। लेकिन वहां पर आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी डिपेंड करती है। और वो कैसे पता लगती है? अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अच्छे कॉलेज से अगर आपने पढ़ाई की है, आप पढ़ाई से भागने की बजाय सीखा है आपने चीजों को, तो वास्तव में आपका जो मैनेजमेंट का जो हुनर है वो आपको एक अच्छी खासी जॉब दिला सकता है। तो मैनेजमेंट आज की डेट में प्रोफेशन बन चुका है और मैनेजर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। मैं आपको बताऊं, अगर किसी चीज का निर्णय लेना है तो उस निर्णय लेने के लिए कौन हेल्प करते हैं? मैनेजर हेल्प करते हैं। तो मैनेजर वास्तव में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। असाइनिंग टास्क, और टास्क को दूसरे को असाइन करने में मैनेजर ही, देखिए मैनेजर ही तो असाइन करेगा टास्क को कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब आपको मैनेजर का जो पद है वो समझ में आ जाएगा कि भाई ये वो अधिकारी है जो टास्क असाइन कर रहा है, सेटिंग टाइमलाइन, और लोगों के लिए टाइमलाइन सेट कर रहा है। और लेकिन टाइमलाइन बिल्कुल ऐसे नहीं होगी कि उसने बिना स्टडी के टाइमलाइन सेट कर दी। टाइमलाइन बाकायदा उसने स्टडी की होगी, चीजों को समझा होगा, परखा होगा, पूरी प्रोसेस है मैनेजमेंट। ऐसे ही नहीं मैनेजमेंट हो जाता कि किसी को मैनेजर की उपाधि दे दी और वो मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, वो हमें सब सीखना है इसमें बिजनेस स्टडी में। एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो ना केवल, देखिए इनका एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि डिसीजन भी ये लेते हैं और टास्क भी असाइन करते हैं, लोगों को टास्क भी देते हैं, और सेटिंग द टाइमलाइन, और टाइमलाइन भी सेट करते हैं, और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और जो भी रिसोर्सेज यूज में लेने होते हैं उनको वेस्टेज कम करके, एफिशिएंटली मतलब बहुत ही कम पैसा खर्च करके और आउटपुट अच्छा जनरेट करने का प्रयास करते हैं वो जो मैनेजर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर
मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। तो एक सक्सेस बिजनेस के लिए, सफल बिजनेस के लिए, सफल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए किसकी जरूरत होती है? मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देयर प्राइमरी जॉब, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं उनकी प्राइमरी जॉब क्या होती है? इज टू मैनेज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पहली प्राइमरी जॉब क्या होगी भैया मैनेजमेंट की? ये जो मैनेजर्स हैं उनकी पहली प्राइमरी जॉब क्या होगी कि इनको एक तो फिजिकल रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं, मतलब जो भी किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए या फिर जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो भी चीजें इकट्ठा करनी है हमें, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ इकट्ठा करवाने में हेल्प करते हैं। क्या डिसीजन लेना होता है उनके लिए। और फाइनेंशियल और पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, जो फाइनेंस के उसमें होते हैं। और एचआर जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। तो मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सारी चीजों को भाई एक बिजनेस में फिजिकल रिसोर्सेज जुटाने का काम कौन कर रहा है? फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहा है? कि भैया मैनेजमेंट ले रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिसीजन कौन ले रहा है? मतलब पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? तो वो भी मैनेजमेंट का ही एक व्यक्ति होगा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से होगा, और एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो एचआर डिपार्टमेंट से होगा। ये सब लोग क्या कर रहे होंगे? मैनेजमेंट में जो रिसोर्सेज लगते हैं उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे होंगे। तो भाई ये मैनेजमेंट का पार्ट है, जो मैनेजर्स है वो मैनेजमेंट का पार्ट है। इसका मतलब ये जो मैनेजर्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो ही मैनेजमेंट है। नहीं समझ में आया? मैनेजर्स के द्वारा की गई एक्टिविटी ही मैनेजमेंट है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल। और ये क्यों कर रहे हैं? तीनों चीजें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि सबका जो टारगेट है वो क्या हो सके? हिट हो सके, टारगेट तक ये पहुंच सके। तो सीधी सी बात ये है कि ऐसे एक व्यक्ति की एक्टिविटी भी नहीं है ये कि आप सोचो कि मैनेजमेंट एक व्यक्ति की एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। सबने अपना अपना रोल प्ले किया है सही सही समय पर, सही जगह पर। उससे क्या होता है, जब सब चीजें अरेंज हो जाती हैं तो ये अपने एक कॉमन गोल को हिट कर पाते हैं, कॉमन गोल को अचीव कर पाते हैं। चलिए, ये तो था मैनेजमेंट के विषय में, मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। मैनेजमेंट में इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं इंटर रिलेटेड इसमें? हाँ, तो इंटर रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं, एक सीरीज है इंटर रिलेटेड फंक्शन की, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एक सीरीज है और हमें ये फंक्शन करने ही होते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस में ये फंक्शन हमें करने होते हैं, इन्हीं को हम प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। भाई कौन से इंटररिलेटेड फंक्शन है? मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्लानिंग। क्यों? क्योंकि बिना प्लान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें चीजों के बारे में पहले विचार करना पड़ेगा, उसकी आउटलाइन तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें करना क्या है, पूरी आउटलाइन तैयार करते हैं। ठीक है, डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि उनको अचीव करने का बेस्ट वे क्या होगा। ये हम प्रयास करते हैं कि ये चीजें पहले ही प्री प्लान्ड होती हैं। इसीलिए पहला फंक्शन क्या हो गया मैनेजमेंट का? कि प्लानिंग हो गया। और दूसरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग करने के बाद अलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डिफाइनिंग रोल्स। किसका क्या रोल होगा, किस और कहां पर कैसे रिसोर्स हमें देने चाहिए, कहां क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां। तो ये सब कुछ अरेंजमेंट करना भी क्या है? मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और दूसरा फंक्शन ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले प्लानिंग की, फिर उस चीजों को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके फिर आपको उन एक्टिविटी को डन कराने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आपको जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप फिर रिक्रूटिंग करोगे, भर्ती करोगे, भर्ती करके उसमें से फिर सिलेक्ट करोगे लोगों को, सिलेक्ट करोगे एम्प्लॉय को या नहीं करोगे, और फिर उन लोगों से काम करवाओगे। पहले सिलेक्ट करोगे, भर्ती करोगे ना, स्टाफिंग करोगे कि नहीं करोगे, स्टाफ की भर्ती करोगे कि नहीं करोगे? क्यों मैनेजर ही करेगी क्या काम? आप सोच रहे हो मैनेजमेंट ही करेगा, मैनेजर ही जाएंगे, पूरा लेबर का काम भी मैनेजर? नहीं भाई, वो फिर स्टाफिंग करेंगे। जो जैसे हमारा जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन चाहिए होंगे? एम्प्लॉय चाहिए होंगे। और फिर उन एम्प्लॉयज को हम लेकर आएंगे अपने मैनेजमेंट में, और फिर उनको क्या करेंगे? ट्रेनिंग वगैरह देंगे। ट्रेनिंग वगैरह दे दाकर उनको क्या करेंगे? फिर टास्क असाइन करेंगे, फिर उनसे कार्य करवाएंगे। अब तो स्टाफिंग हो जाएगी, फिर उनको डायरेक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टिंग। भाई आपने स्टाफ तो भर लिया, अब उसको गाइड भी तो करना पड़ेगा, और गाइड करने के साथ साथ कभी कभी उन्हें मोटिवेट भी करना होगा, ताकि वो टास्क को सही समय पर करके दे सके। और एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना होगा, और कंट्रोलिंग। और अगर कभी ये हुआ कि हमने जो प्लानिंग कर रखी थी वो प्लानिंग अगर हमारी अचीव नहीं हो रही, हमने जो प्लान किया था, जैसे हमने मान लीजिए कि किसी चीज का 1000 की क्वांटिटी बनाने की सोची थी, लेकिन क्वांटिटी हमारी 700 ही बन रही है, तो या 800 बन रही है, तो हमारा 300 का डेविएशन आ गया। तो ये जो डेविएशन आया है, इस डेविएशन क्यों आया है? हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, और कमी होगी तो हमें क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो और ट्रेनिंग देनी होगी, और किसी को निकालना होगा तो निकालेंगे भी किसी को, लेकिन हमें ये डेविएशन खत्म करना है। यही कंट्रोलिंग की एक्टिविटी होती है कि जो गड़बड़ हो रही है उन गड़बड़ों को क्या करना? सही करना, करेक्ट करने की एक्टिविटी जो है वो क्या है? कंट्रोलिंग है। एंश्योरिंग एवरीथिंग फॉलो द प्लान। हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, और नहीं चल रही है तो फिर उसको सही करेंगे हम। तो ये आपको ये प्रोसेस होगी किसी भी मैनेजमेंट में। आप भाई मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल थिंग है, जो मतलब हर क्षेत्र में, हर एरिया में ये लागू होता है। इसलिए मैनेजमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट परवेसिव है। कैसा है? परवेसिव है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। ऐसा कोई ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और
स्मॉल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड सर्विस मेकिंग सेक्टर, सर्विस गिविंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें मैनेजमेंट नहीं लगता। अतः हम कह सकते हैं इट इज परवेसिव और यूनिवर्सल, सभी जगह पाया जाने वाला। चलिए खैर हम आगे चलते हैं, आपको यह समझ में आया होगा। अगला आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें, किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें, इसका मीनिंग तो क्या समझ में आता है हमें, समझिए। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? अपनी जो भी हमने प्लान कर रखा है उस प्लान से रिलेटेड जो भी काम है उन कामों को पूरा करवाना ही मैनेजमेंट है। अगर आपने जो करना चाहते हो वो करवा लिया तो वो मैनेजमेंट है आपका। लेकिन मैनेजमेंट कितना अच्छा है आपका, वो डिपेंड करता है आपके दिए गए रिजल्ट पर। मतलब जो आपका रिजल्ट आया है उसी पर डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। अलग अलग मैनेजर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं रिजल्ट। तो देखिए, थिंग्स डन टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या है? जो कार्य को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करके ला सके वही मैनेजमेंट है। क्या कि हमने जो मैनेजमेंट किया है और वो कैसा हो जाए, इफेक्टिवली। देखिए मैनेजमेंट मतलब मैंने कहा कि भाई तुम जाओ ये चीज ले आना, अब मैनेज वो भी कर लाया और मैनेज दूसरा भी कर लाया, लेकिन मेन चीज ये है कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कौन लाया है करके, किस चीज वस्तु टाइम पर आ गई हो और वस्तु में कॉस्ट भी कम से कम आई हो, वहां पर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता है। तो ऐसी स्थिति में हर मैनेजमेंट को आज की डेट में, जहां पर मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है लेकिन मैनेजमेंट में सक्सेस कब आएगी? क्योंकि जब आएगी जब आपने मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया हो। तो आज मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वही है जहां पर आप गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल, लोगों से काम करवाओ और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करो, कम से कम पैसे में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट लाने का प्रयास करो। वही क्या है? मैनेजमेंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इट फोकसेस ऑन 3 की एलिमेंट्स। मैनेजमेंट आज की डेट में 3 एलिमेंट पर फोकस करता है कि मैनेजमेंट की एक तो होती है प्रोसेस। क्या होती है? प्रोसेस में उसमें फिर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ये जो प्रोसेस है ना, इन प्रोसेस के लिए इफेक्टिवनेस होनी चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब पहले हम प्रोसेस को देखते हैं, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, अभी तो पढ़ाई है प्रोसेस, तो वही प्रोसेस है। तो हमें भाई मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? तो मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग मतलब किसी कार्य को डन करने के लिए कुछ तो प्रोसेस की जाती होगी। जैसे हम कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग होती है ना। वीडियो डाउनलोड होता है तो उसकी एक प्रोसेसिंग चल रही होती है, कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो जब डाउनलोड हो जाता है, डन हो जाता है, तो प्रोसेसिंग मतलब जो उसके बीच में जो एक्टिविटी की जा रही है। तो यहां पर क्या क्या एक्टिविटी की जाएंगी? सबसे पहले एक प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस क्या क्या होगी? उस प्रोसेस में आएंगे हमारे मैनेजमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, complete task including planning and organizing and staffing and directing and controlling। ये प्रोसेस होती है। क्या क्या करना होता है हमें? बताइए क्या क्या करना होता है? हमें प्लान करना होता है पहले चीजों को, फिर हमें ऑर्गेनाइज करनी होता है उन चीजों को, और उसके बाद स्टाफिंग करनी होती है, रिक्रूटमेंट करनी होती है, सिलेक्शन करना होता है, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद अगर सही से कुछ नहीं हो रहा होता है तो फिर वहां पर कंट्रोल लगाते हैं। तो प्रोसेस हमने अभी पढ़ी थी। अब हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वो तो आएगा ही आएगा, प्रोसेस में तो पूरी की पूरी बीएसटी समझ आती है। तो हम इफेक्टिवनेस देखते हैं। इट रेफर्स टू डूइंग द राइट टास्क एंड एंश्योरिंग दैट द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो राइट टास्क होना चाहिए। राइट टास्क मतलब हमने जिस डायरेक्शन में भेजा है व्यक्ति को वो उस डायरेक्शन में जाए, और जब लौट कर आए ना तो ध्यान रखिए, पहली बात तो राइट टास्क कि भाई तेरे को जो लेने भेजा है वही लेके आना। राइट टास्क मतलब जो करने के लिए भेजा है वही करके लाना, ठीक है। अब राइट टास्क करके लाए, उसके अलावा फिर क्या करके लाए? इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, और टाइम पर पूरा कर ले आए एज पर द सेट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि जाओ भैया यहां से इतनी एक ट्रक माल ये वाला वहां से खरीद ले आओ आप। अब आप एक ट्रक माल लेने के लिए चले गए, और जब आप वहां से माल लेकर आए तो मैंने आपको 1 दिन दे रखा था या 2 दिन दे रखे थे, 1 या 2 दिन दे रखे थे, और 2 दिन में आपको वो ट्रक लेकर आना था। अब आप ट्रक लेकर आए और आपने 10,000 रुपए में, जो उसकी जेन्युइन कॉस्ट थी, उस कॉस्ट में आप वो एक ट्रक सामान ले आए। जब 10,000 रुपए में या 1 लाख रुपए में, जैसा भी आप यहां पर कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, अब आप क्या कर ले आए? 10,000 रुपए में एक ट्रक सामान ले आए, ठीक है। अब जब एक ट्रक सामान आ गया तो ऐसी स्थिति में ये, और 2 दिन में ही आ गया। कितने दिन में आ गया? 2 दिन में डिलीवर हो गया। तो आपने ऑन टाइम टास्क पूरा किया है, ठीक है। और 10,000 लगने चाहिए थे तो 10,000 ही रुपए आप क्या करके आए हो? खर्च करके आए हो, टाइम पर टास्क पूरा करके आ गए हो। ये है क्या? इफेक्टिवनेस। इट रेफर डूइंग द राइट टास्क। भैया मैंने मंगाया था, जो सामान मंगाया था आप ट्रक में वही सामान लेके आए हो, सही सामान लेके आए हो और सही समय पर लेकर आ गए हो, वही क्या है? इफेक्टिवनेस है। लेकिन
इफेक्टिवनेस के साथ साथ एक चीज और चलती है, वो है एफिशिएंसी। अगर आप इसी काम को एफिशिएंटली करके ले आए तो फिर सोने पर सुहागा हो गया कि ये तो करना ही करना है भैया, सामान तो लेकर ही आना है, लेकिन कहीं इसमें थोड़ी सी एक और चीज समाहित हो जाए, एफिशिएंसी और आ जाए आपके कार्य में, कि आप ये काम करके लाए और इस काम में टास्क पूरा इतना ही डन किया, लेकिन 9,000 रुपए में काम करके ले आए, तो आपने 1,000 रुपए मतलब कम से कम रिसोर्सेस यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे लिया आपने। सीधी सी बात यह है, आप मैक्सिमम जनरेशन इनकम जनरेट कर लिया आपने, तो सीधी सी बात है, इट मींस डूइंग द टास्क इन द राइट वे। ये बात सही है, राइट वे में तो ये भी कर रहा है, राइट वे में मतलब राइट वे में इफेक्टिवनेस भी है और राइट वे में एफिशिएंसी भी है, लेकिन मेन चीज क्या है, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया हमने, जो कॉस्ट आ रही थी उसको कम कर लिया। ये हमारी मैनेजमेंट है, हमारा व्यक्ति के अंदर एक पर्सनल जो मैनेजमेंट होता है वो उसने मैनेज किया है चीजों को इंडिविजुअली। एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, उसने सही यूजेस किए हैं रिसोर्सेज के। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ट्रक जो है सही से सही जगह से नहीं ले गया हो, या फिर इसकी पेनल्टी लगवा दी हो, इसने थोड़ी सी ड्राइवर ने गलती कर, इसने गलती कर दी हो, कुछ भी गलती की हो, लेकिन इसकी वजह से पैसा ज्यादा चला गया, लेकिन ये है काम हो गया इसमें, ठीक है। रिश्वत देनी पड़ी, इसको रिश्वत भी नहीं देनी पड़ी, हो सकता है ऐसा होता है अक्सर। इट फोकसेस ऑन अचीविंग मोर आउटपुट विद द फ्यूअर इनपुट्स लाइक मनी, मटेरियल एंड मैन पावर। और ये सारी चीजें उसने कम से कम यूज की, मनी भी कम यूज करी, हो सकता है लेबर मटेरियल भी कम यूज किया हो, और मैन पावर लोग भी कम यूज की, मतलब लेबर भी कम लगाई हो उसने, कम लेबर में मटेरियल कम लगाया हो और मनी भी कम लगाई हो, और उसके बाद पैसा उसने कॉस्ट कम हो गई। जब ये चीजें बच गई तो कॉस्ट भी बच गई, कॉस्ट बच गई तो यहां पर एफिशिएंसी से उसने काम किया है। तो सीधी सी बात यह है, आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझ में आ गई होगी। इफेक्टिवनेस राइट टास्क को बताती है ऑन टाइम, जबकि एफिशिएंसी राइट टास्क को ऑन टाइम एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस का वेस्टेज इसमें बच जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपको राइट टास्क तो करना ही करना है और राइट टाइम पर करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल एफिशिएंसी कर लो, पैसा बचा लो, इधर टाइम पर लेके नहीं आ पा वस्तु, तो वो भी गड़बड़ है। सस्ते में तो ले आए लेकिन टाइम पर नहीं ला पाए, तो क्या मतलब की बची वो एफिशिएंसी अकेली ठीक नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि भाई राइट टाइम पर काम होना चाहिए, राइट टास्क करके आना चाहिए, और सस्ते से सस्ते में अगर वो चीज हो जाती है तो यही क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। तो दोनों चीजें आवश्यक है, आप ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहां पर लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है समझिए। डिफरेंस देखिए दोनों में, डिफरेंस क्या है। इफेक्टिवनेस फोकस करता है ऑन अचीविंग द गोल, भैया ये क्या, ये अचीविंग द गोल पर फोकस नहीं करता, फोकस है ऑन अचीविंग द गोल विद द मिनिमल रिसोर्सेज एंड कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट कम करता है, जबकि ये रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी रिसोर्सेज एंड कॉस्ट आर यूज्ड, ये कॉस्ट पर ध्यान नहीं देता। तो फिर कॉस्ट पर ध्यान नहीं देगा तो फिर प्रॉफिट कम आएंगे ना इसको। तो ये ठीक है, काम समय पर कर रहा है, लेकिन ये काम समय पर भी कर रहा है और कॉस्ट पर भी ध्यान दे रहा है। इट इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क एंड गेटिंग द डिजायर रिजल्ट, और सही काम, हाँ लेकिन ये है कि टास्क राइट करेगा और जो डिजायर रिजल्ट है वही लेकर आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर टास्क भी राइट तो होगा ही होगा। वो कह रहा है कि भैया मैं तुझे मैं थोड़ी सी चीजें और ऐड करूंगा, क्या मैं एफिशिएंसी में ये ऐड करूंगा कि ये सारी चीजें करूंगा मैं, लेकिन साथ ही साथ तू एक चीज और उसमें यूज कर ले, क्या कि कॉस्ट कम करवा दूंगा मैं तेरी। जैसे ही कॉस्ट कम होगी तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। इफेक्टिवनेस तो है ही, अब एफिशिएंसी और हो गई, तो इसलिए दोनों ही चीजें आवश्यक है। आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर है, तो एक टाइम पर काम पूरा करता है पर कॉस्ट ध्यान में नहीं रखता, जबकि दूसरा एफिशिएंसी कॉस्ट को भी ध्यान में रखता है और काम जो टाइम है उसको भी ध्यान में रखता है, ठीक है। तो ये टाइम को भी ध्यान में रखता है, ध्यान रखना। एफिशिएंसी किसको ध्यान में रखता है, एफिशिएंसी टाइम को भी ध्यान में रखता है। अगर मैं कंक्लूजन देखूं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या कंक्लूजन निकलता है, तो देखिए कंक्लूजन, द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये तो हम ऊपर ही पढ़ के आए थे कि मैनेजमेंट का जो मेन गोल है वो क्या है, यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आपने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चीजों को यूज किया है रिसोर्सेज को, तो यू कैन अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल सेट कर रखा है उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन कहीं आपने इन चीजों को मैनेज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर एसेंशियल फॉर रिसोर्स सक्सेस के लिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही आवश्यक है। आप बताइए दोनों आवश्यक है या एक आवश्यक है, तो दोनों आवश्यक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवनेस एंश्योर दैट गोल्स आर अचीव्ड। इफेक्टिवनेस किस बात पर फोकस करती है कि गोल आपका पूरा होना है, जबकि वाइल एफिशिएंसी एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड वाइजली, कि आपने वेस्टेज बचाया है। आप बुद्धिमान तो है कि आपने एफिशिएंसी से काम किया है, इफेक्टिवनेस तो है ही, समय पर तो करके ही ला रहे हो, लेकिन रिसोर्सेज भी बचाए हैं आपने। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस बोथ टू मैक्सिमाइज एंड ग्रोथ। तो ध्यान रखना ऐसी, अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। किन चीजों पर ध्यान रखना है कि भैया प्रॉफिट भी बढ़े उसका और ग्रोथ भी बढ़े बिजनेस की, तो इन चीजों पर वो ध्यान रखेगा। तो इसके चलते उसे क्या करना होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
को फोकस करना होता है। Hence we can say effectiveness and efficiency are two sides of the same coin। मतलब ये कि सिक्के के दो पहलू है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये लाइन आप लिख देना अगर आपके पेपर में आए तो। दोनों में ही क्या सिमिलरिटी है कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू है दो, और दोनों ही आवश्यक है। हमें समय पर भी काम करना है और कॉस्ट भी कम करनी है। अगर हम इसके लिए, ये मैंने खुद ने बनाया है कि अगर हम इसके लिए ऐसा अगर सिंबल बनाएं तो बेटर होगा कि इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। आपका ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, टाइम पर भी काम पूरा होना चाहिए और कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उसके, तो इसलिए ग्रीन टिक जाता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कहीं आपने क्या कर दिया, इफेक्टिवनेस तो है लेकिन कॉस्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे, कॉस्ट कम ज्यादा उल्टी सीधी बढ़ रही है घट रही है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कॉस्ट लंगड़े आ रही है। एक तरीके से कॉस्ट आपने ज्यादा कर रखी है, तो यहां पर आप एक साइड तो ठीक हो कि ये तो ठीक है आप एक साइड, लेकिन दूसरी साइड आपने सही अरेंज मैनेजमेंट नहीं किया, इसलिए आप फेल्यूर बहुत हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल फेल्यूर्स हो सकती हैं। पर अभी ऑरेंज जोन में हो, असफलता के उतने चांसेस नहीं है। लेकिन यहां पर तो अगर इफेक्टिवनेस गड़बड़ा रही है तो एफिशिएंसी का भी होने का कोई मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल फेल्यूर्स, तो यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन असफल होगा। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आप तो ये वाला बना देना कि इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, आप ये चीज ये बना सकते हो आप, ठीक है, ये वाला। अब देखिए आप, अगर मैं मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस की बात करूं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, तो हेनरी फ्योल की डेफिनेशन सबसे पहले बताऊंगा। डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन क्या होती है, जो किसी वस्तु को डिफाइन करें, जो किसी वस्तु को डिफाइन करें। अब हेनरी फ्योल आए और हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया। हेनरी फ्योल ने बोला कि मैनेजमेंट एक्चुअल में ये होता है मेरे अकॉर्डिंग। हेनरी फ्योल ने बोला मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ये है, क्या है, देखिए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। उन्होंने बोला कि प्रबंधन का अर्थ क्या है, भविष्यवाणी करना है। क्या है कि मैनेजमेंट क्या है, भविष्यवाणी। क्या है भविष्यवाणी, हाथ देख के बताना है। हाथ देखने वाली भविष्यवाणी नहीं है कि हाथ देख के बताना है कि तुम्हारी शादी कब होगी, ठीक है, ये नहीं बताना है। इसमें हमें बिजनेस से रिलेटेड फोरकास्ट करना है, बिजनेस के प्लान से रिलेटेड फोरकास्ट करना है, ऑब्जेक्टिव गोल, इन चीजों को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें पहले से प्री प्लान करना है चीजें। तो सबसे पहले फोरकास्ट क्या, टू प्लान, फिर जो फोरकास्ट हमने किया है उसके लिए फिर प्लान बनाना पड़ेगा, जो हमने भविष्यवाणी की है उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज करना होगा। जो भी रिसोर्स जरूरत पड़ेंगे तो उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर सही समय पर उनको कमांड भी देंगे, मतलब डायरेक्ट भी करेंगे, और उसके बाद कोऑर्डिनेट भी करेंगे कि कुछ ऐसा ना हो, तालमेल ना हो, हार्मनी ना हो, तो उनको कोऑर्डिनेट भी करेंगे इकट्ठा करके। उनमें देखो, जहां सामंजस्य नहीं होता ना, जहां पर एकता नहीं होती, वहां पर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो एकता की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, और फिर अगर कहीं चीजें कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही है, विचलित हो रही है, टास्क पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा कौन कहते हैं, तो कहते हैं हमारे हेनरी फ्योल कहते हैं। अब जिन्हें फादर भी कहते हैं मैनेजमेंट का। अब सुनिए, प्रबंधन का अर्थ है भविष्यवाणी करना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना और लोगों में समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण करना है। अगर आपको इंग्लिश में ना समझ में आई तो आप हिंदी में भी ये कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कूर्ज ओडोनल, ठीक है, ये क्या कहते हैं, मैकडोनल नहीं, कूर्ज ओडोनल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिवनेस एनवायरमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। क्या बोला इन्होंने कि मैनेजमेंट क्या एस्टैब्लिश करता है, इफेक्टिव एनवायरमेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, जो लोग वर्किंग जोन में हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना कि वो वहां पर काम कर सके और रिजल्ट दे सके। तो ऐसा माहौल बनाना ही क्या है, मैनेजमेंट है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, ठीक है। तो क्या हिंदी में क्या है, प्रबंधन एक प्रभावी वातावरण तैयार करता है। अगर प्रबंधन सही नहीं ना, तो वातावरण भी प्रभावी नहीं। जहां मैनेजमेंट बिगड़ा वहां पर सब लोग, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हाँ, जिसमें लोग संगठित समूह में कार्य कर सके। लोग कैसे कार्य कर सके, एक संगठित समूह में कार्य कर सके, कोई एक दूसरे को परेशान ना करे। तो ये कूर्ज ओडोनल कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। ओके, आगे देखिए, जेम्स एल लुंडी, हाँ जेम्स एल लुंडी, हंस क्यों रहे हो, जेम्स एल लुंडी, इनका नाम विदेशी नाम है भैया, ऐसे ही नाम होते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, क्या जानने का, knowing exactly what you want your men to do and then seeing that they are do
दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। प्रबंधन वह कला है जिसमें यह पता होता है कि कर्मचारियों से क्या कार्य करवाना है और फिर यह सुनिश्चित करना कि वे उसे सबसे अच्छे और कम लागत वाले तरीके से पूरा करें। क्या है मैनेजमेंट? तो जेम्स ए लुंडी कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, मैनेजमेंट क्या है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, कि आपके लोगों को क्या करना है, कर्मचारियों से क्या कार्य करवाना है आपको, और करवाने जो काम करवाना है उसको फिर देखना भी है कि वो उसको सही तरीके से सुनिश्चित करना है। ये बात कि दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो सरल, सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन कहते हैं? हाँ, अब आगे देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या कहते हैं? एफ डब्ल्यू टेलर नहीं जानते भाई? इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस, सभी रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेशन में लाना, ऐसा बनाना कि वो कोऑर्डिनेशन में रहे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, सब कुछ तो कह दिया इन्होंने कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको चीजों को कोऑर्डिनेट करना होता है, और कोऑर्डिनेट करते समय उसमें ऐसी प्रोसेस लगानी होती है क्या कि उस प्रोसेस में आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, फिर डायरेक्टिंग करनी होती है, फिर कंट्रोलिंग करनी होती है, और इसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा कर पाते हो। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और कौन सी प्लानिंग से आप रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो? इस प्लानिंग से। प्लानिंग मतलब कौन सी चीजों से आप सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और इससे आप अपने टास्क को हिट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आपको इनकी भी डेफिनेशन याद कर सकते हो आप टेलर की। प्रबंधन सभी संसाधनों का समन्वय है जो योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी में भी कर सकते हो आप। मैरी एंड डगलस क्या कहते हैं भैया? ये इनकी भी डेफिनेशन देख लो। विलियम डगलस नहीं, डूब गया वो तो पानी में। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शंस ऑफ अदर्स टुवर्ड कॉमन गोल। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सहयोगी समूह, कोऑपरेटिव मतलब एक ऐसा समूह जो एक दूसरे को क्या करता है? कोऑपरेट करता है। ठीक है, एक दूसरे को ये क्या करके चल रहे हैं? कोऑपरेट करके चल रहे हैं। तो एक ऐसा समूह है मैनेजमेंट जिसमें सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई वजनदार लाठी अगर रखनी हो तो सब लोग अपने अपने कंधे पर थोड़ा थोड़ा वजन ले लेंगे, तो एक ग्रुप है। और फिर तो मैनेजमेंट क्या करता है? ऐसे कोऑपरेट समूह को क्या करता है? डायरेक्ट करता है, इनको निर्देश देता है। मैनेजमेंट यहाँ ये रहा मैनेजमेंट, और ये पूरे समूह को डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड कॉमन गोल, और सबका गोल एक ही है, ध्यान रखना। तो क्या है मैनेजमेंट? हिंदी में भी देख लो। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें एक समूह, एक सहयोगी समूह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को एक समान लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। सबका टारगेट एक है, उसी ओर सबको निर्देशित करता है। ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये मैरी और डगलस की है। आगे देखिए, लुइस एलन कौन है? इन्होंने भी बढ़िया डेफिनेशन दी है। मुझे तो इन्हीं की डेफिनेशन सबसे अच्छी लगती है, आपको तो इन्हीं की डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। क्या मैनेजमेंट? सबसे अच्छी डेफिनेशन सुनना है, यही सुन लो। मैनेजमेंट है क्या? व्हाट मैनेजर डज, जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट। तो जो कुछ भी काम उसे करने पड़ते होंगे मैनेजर को, वो सब मैनेजमेंट है। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है मैनेजमेंट? जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। वही कहा है उन्होंने कि प्रबंधन वही है जो एक प्रबंधक करता है। प्रबंधक क्या क्या करता है तो वो जाके पता कर लो आप। हमने तो बता दिया प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कि जो मैनेजर काम करता है वही मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट फावड़ा लेके खुदाई थोड़ी करता होगा। मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहती है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है मैरी पार्कर की। क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। क्या? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। अगला आता है, तो पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ दूं। प्रबंधन एक कला है जिसके द्वारा चीजों को लोगों के माध्यम से पूरा किया जाता है। अगला, लॉरेंस एप्ले क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। पूछा जा सकता है आपसे, किसने बोला है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो किसने बोला है? ये लॉरेंस एप्ले ने बोला है। क्या बोला है? प्रबंधन लोगों का विकास है, ना कि चीजों का निर्देशन। ठीक है, प्रबंधन किसका विकास है? डेवलपमेंट ऑफ दी पीपल। ठीक है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ दी थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ थिंग्स।
आपको इतनी सारी डेफिनेशन करा दी मैंने, ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपसे पूछी जा सकती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेफिनेशन, किसमें कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा सकती है, इसलिए आप याद कर लें इनको, थोड़ा सा एक बार पढ़ तो ले ही जरूर, ठीक है। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, ऐसा नहीं है, चीजें जो है उनके कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होते ही है, कुछ ना कुछ तो, जैसे हम खुद हैं तो हमारा भी खुद का एक, हमारी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं, होती कि नहीं होती है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी खुद की कुछ विशेषताएं। क्या विशेषताएं, सुनिए, अब सबकी विशेषताएं होती है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहली विशेषता तो इसकी ये बनती है कि ये गोल ओरिएंटेड है। कैसा है, गोल ओरिएंटेड है, कि भाई कुछ तो एक गोल होगा, उस गोल को हिट करने का काम करेगा कौन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कि सभी लोगों का, यहां पर जो लोग हैं उन सब का एक कॉमन गोल है, कॉमन गोल को हिट करने के लिए इन सब लोग कोऑर्डिनेट होकर चल रहे हैं, कि भाई इन सब का एक कॉमन गोल है, कि इसीलिए मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है कि लोगों को कॉमन गोल में बांध देती है और एक सिंगल टास्क जो होता है उसको डन करवाती है, ठीक है। देखिए, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किन पर फोकस कर रही होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पूरा करने पर फोकस कर, जी जान लगा देता है मैनेजमेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है उसको पूरा करने में। The activities and functions of managers are aligned toward reaching these goals, ठीक है। इन गोल्स तक पहुंचने के लिए सारी एक्टिविटीज को अलाइन करने का काम करता है कौन, मैनेजमेंट। अतः हम कह सकते हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि सब, देखिए, टास्क तक पहुंचने के लिए सारी एक्टिविटीज को अलाइन कर रहा है वो, ठीक है, मैनेजमेंट। सब कुछ सेट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। कहां पहुंचने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए। तो गोल ओरिएंटेड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि गोल तक पहुंचने के लिए ले जाने का काम यही कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट यूनिट्स द एफर्ट्स, ये हमारे एफर्ट्स, इन लोगों के एफर्ट्स को यूनिट करता है, यूनिटी लाता है उनमें। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल्स के, ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों को भी एक कॉमन गोल में बांधने का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल टू वर्क, ठीक है। एंड इन एन, देखिए, ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल टू वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल, ताकि सब लोग किसके लिए काम कर सके, कॉमन गोल के लिए काम कर सके। हाँ, पढ़ते समय थोड़ी सी नींद जरूर आती है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने वीडियो को तरीके से वॉच किया है तो आपके डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। बोरिंग तो लगती है पढ़ाई, लेकिन वास्तव में जीवन को सार्थक बनाने वाली है होती है पढ़ाई। और आपने अगर आज पढ़ाई नहीं की, क्योंकि रील खिसकाने में बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे निकाल देते हैं हम बैठे बैठे, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। और यहां पर हमें 1 घंटे की वीडियो वॉच करने में जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम उसको वॉच करने में हमें आलस आता है। रील आप 1.5 घंटे खिसका सकते हो, 3 घंटे भी खिसका सकते हो, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो पहले, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि हमें जिंदगी को किस ओर ले जाना है, हमें लेबर वर्ग बनना है या फिर हमें कहीं किसी बड़े पद पर जाना है। और बड़े पद पर जाने के लिए सीखना तो पड़ता ही है। मैनेजमेंट परवेसिव होता है, कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, एक जगह नहीं, हर क्षेत्र में लगता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन सब में ही क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। हेंस वी कैन से इट इज परवेसिव। मैनेजमेंट कैसा है, परवेसिव है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्रैक्टिसेस आर सिमिलर अक्रॉस द वर्ल्ड और थ्रू देयर एग्जीक्यूशन में वेरी। हाँ, ध्यान रखना, कभी कभी जो प्रैक्टिसेस है वो पूरे वर्ल्ड में होती है, लेकिन कभी कभी एग्जीक्यूशन इनके क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं, समय के अनुसार, जगह के अनुसार भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट परवेसिव है, लेकिन कैसा है, सब जगह पाया जाता है। ऐसी कोई कंट्री नहीं बता सकते, ऐसा कोई बिजनेस नहीं बता सकते जहां पर मैनेजमेंट नाम की एक्टिविटी नहीं होती हो, मैनेजर काम नहीं करते। एआई से आप लेबर का काम करवा सकते हो, लेकिन फिर भी लेबर का काम एआई मशीनें कर सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो बौद्धिक क्षमता है वो मैनेजमेंट ही करेगा। ध्यान रखना, बौद्धिक क्षमता एआई के अंदर नहीं है, पर वो जरूरी थोड़ी ना है कि सही डिसीजन होंगे उसके। ऐसे तो फिर हर चीज एआई पर चली जाएगी, नहीं जाएगी। जो मैनेजमेंट है वो बना रहेगा, इसलिए मैनेजर बनो, ना कि लेबर। लेबर की जॉब जा सकती है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज, क्योंकि लेबर की जॉब तो वैसे भी मशीनों ने बहुत सारी खाली। मैनेजमेंट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज, सॉरी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और इस मल्टी डायमेंशनल एटीट्यूड में 3 चीजें आती हैं, क्या, 3 एक्टिविटी आती हैं। एक आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो, मल्टी डायमेंशन का मतलब समझिए, जो मल्टीपल थिंग्स को क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो, मल्टीपल थिंग्स को डन कर रहा हो, मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो मैनेजमेंट एक ही थिंग डन करता है कि कई जगह पर जो है
कई चीजों को कॉम्बिनेशन में लाता है, कई चीजों को जो है मैनेज करता है, तो कई चीजों को मैनेज करता है। जैसे सबसे पहला मैनेजमेंट है इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, करता है कि नहीं करता है। और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों का भी व्यवस्था करता है, क्या काम करना है उसकी भी व्यवस्था करता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, और उनको पूरा करवाने की व्यवस्था भी करता है। समझिए आप, देखिए तो तीन मेन एक्टिविटी होती है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट तो मल्टी डायमेंशनल ही होता है, तो इसमें तीन मेन एक्टिविटी होती है। क्या कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब एंश्योर दैट द गोल्स और टास्क of the organization are accomplished based on the nature of the business. For example, education in school, treatment in hospitals और production in industry. तो जैसे मान लीजिए स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसमें जो वर्क हो रहा है उस वर्क उस टास्क के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट करना, और ये सारी चीजें सेट करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क सबसे पहले काम मैनेजमेंट करता है, क्या करना है अपन को। फिर क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर उसमें जहां इन्होंने सोच लिया कि भैया हमें स्कूल खोलना है, मान लो, तो स्कूल में आप कौन चाहिए होंगे? लोग चाहिए, टीचर चाहिए होंगे, तो इन्वॉल्व मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप डायनामिक्स टू अकम्प्लिश टास्क। और फिर इन सबकी जरूरतों को देखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं? इन सबको गाइड कर रहे होते। तो देखिए पहले हमने काम सोचा, काम जैसे हॉस्पिटल खोला हमने, मान लीजिए ट्रीटमेंट करना है हॉस्पिटल में, तो वो जो काम हम कर रहे हैं उसमें लोगों को भी जरूरत पड़ी, तो लोगों को भी अरेंज किया, ठीक है, साधन जुटाए, लोग जुटाए, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन साइकिल सच एज परचेजिंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू द गुड्स एंड एंश्योरिंग इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोसेस। और इसमें क्या होगा? ऑपरेशन मतलब भाई आपने जब ये सारी चीजें जुटा ली हैं, आपने लोग ले आए, आपने जो हॉस्पिटल खोला, तो हॉस्पिटल खोला तो वहां पर हॉस्पिटल के लिए आपने लोग भी इकट्ठे किए होंगे, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह सब कुछ वहां पर आए होंगे, तो फिर उन लोगों को काम भी तो करवाना होगा। तो वो जो काम करवाना होगा, क्या इनपुट दे रहे हो आप, कैसा आउटपुट आ रहा है, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पर भी कौन फोकस करता है? मैनेजमेंट ही करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक चीज की व्यवस्था नहीं करता। आपसे पूछा जाए तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, और मल्टी डायमेंशन में क्या क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ध्यान रखना। आगे देखिए, मैनेजमेंट एक आपने अभी तक मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, और मैनेजमेंट अगला आता है मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? तो मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, रोक नहीं सकते आप। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ongoing function where planning, organizing, staffing, directing and controlling are continuously performed. इन एक्शन को हम बीच में रोक नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि हम एक बार मैनेजमेंट कर लिया और आगे चल के हम उसको रोक सकते? नहीं, यू कांट स्टॉप द मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस को रोक नहीं सकते, आपको इन्हें कंटिन्यूअसली चलाना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। These functions are constantly revisited as part of the daily work of managers. ठीक है, मतलब मैनेजर डेली इन चीजों पर फोकस करते हैं, डेली इन चीजों को सेट करते हैं और सही तरीके से उनको जो है अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना, मैनेजर का फंक्शन यही खत्म नहीं हो जाता, मैनेजर लगे रहते हैं बराबर से, कंटीन्यूअस एक्टिविटी है मैनेजमेंट। अब आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक व्यक्ति का तो बस का रोग है नहीं मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग टास्क डन किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये वैसे भी बहुत सारे लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और इसमें पूरे ग्रुप एफर्ट से जो है मैनेजमेंट बनता है। तो मैनेजमेंट रेफर टू अ कलेक्टिव एफर्ट। ऑल लेवल पर जो है ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म देयर रोल्स। हर लेवल पर मैनेजमेंट का अपना रोल होता है। एक लेवल पर पाया जाता है मैनेजमेंट, या सभी लेवल पर मैनेजमेंट पाया जाता है? तो सभी लेवल पर पाया जाता है। तो एक ग्रुप की, एक व्यक्ति की एक्टिविटी है या बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी है? तो लोगों की एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म देयर रोल्स। सब जगह अपना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये अपना काम कर रहा है, ये नीचे वाले और अपना काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप एक्टिविटी है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट आर एसेंशियल। हर डिपार्टमेंट एसेंशियल है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारे मैनेजर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट एक कैसी एक्टिविटी हो गई? ग्रुप एक्टिविटी हो गई, क्योंकि सबका गोल एक होता है, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी है। सो एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ टीम वर्क, और सक्सेस इनकी टीम वर्क के कारण है, नहीं तो नहीं होती। नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स। किसी एक व्यक्ति के कारण मैनेजमेंट जो है डन नहीं हो पाता, पूरा टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम ग्रुप एक्टिविटी भी कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैनेजर अपनी अपनी एक्टिविटी को पूरा करके और एक सिंगल गोल जो होता है, उनका जो कॉमन गोल होता है, उसको हिट कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखिए। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब होता है जो विच कैन वेरी, जो चेंज कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो जिसमें। मतलब मैनेजमेंट
समय के अनुसार, टाइम के अनुसार अपने आप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में सेट किया था, तो इस बिजनेस को वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में कैसे सेट कर पाए, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डायनामिक। मैनेजमेंट मस्ट एडेप्ट टू चेंजेस, किसको एडेप्ट करने में हेल्प करता है, बदलावों को हेल्प करने में मदद करता है इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और जो लोग बदलाव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते, जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। समझ रहे ना। जैसे नोकिया है, नोकिया ने अपने आप को आईफोन या नोकिया ने अपने आप को स्मार्टफोन बनाने के लिए नहीं आगे किया, तो इस चक्कर में नोकिया फेल हो गया था, बिजनेस खत्म हो गया था उसका। और जो नेटफ्लिक्स जो है वो पहले सीडी और डीवीडी बनाता था, अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूवीज वगैरह सीरीज वगैरह बेचने लगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पर आ गया, सीडी डीवीडी से काय पर आ गया, ऑनलाइन पर आ गया, वो तो कुल मिलाकर स्ट्रीमिंग पर आ गया, आगे कि नहीं आ गया, तो वो सक्सेस रहा। तो जो चीज अपने आप, जो लोग अपने जिनका मैनेजमेंट डायनामिक नहीं हो पाता, वो क्या नहीं कर सकते, सफलता नहीं ले सकते, आगे नहीं चल सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट डायनामिक बनाता है आपको। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो आप बदलते परिवेश को कॉम्पिटिटर के साथ क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिशन कर सकते हो, वरना आप हटा दिए जाओगे, कॉम्पिटिशन आपको खुद ब खुद निकाल देगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो। सच एज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमें तीनों चारों फैक्टरों से लड़ने की हिम्मत देता है। चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, पैसे से रिलेटेड बात हो, या फिर मतलब सोशल सामाजिक फैक्टर हो, समाज से रिलेटेड, टेक्निकल जो टेक्निकल से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, या फिर पॉलिटिकल फैक्टर सरकार से रिलेटेड कोई बात हो, राजनीति से रिलेटेड कोई बात हो। तो इन सारे फैक्टर में आपको बदलाव लाने में कौन हेल्प करता है, आपका अच्छा मैनेजमेंट। वरना इनके एक भी चेंजेस, इन सबका एक भी चेंजेस आपको धड़ाम से गिरा सकता है आपके बिजनेस को। इसलिए मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो वो डायनामिक फंक्शन है और वो आपको चेंज लेने में हेल्प करेगा। दीज चेंजेस इंपैक्ट गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल फंक्शन। इसलिए अब आप देखिए मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है ना, उनको भी समय समय पर हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। और मैनेजमेंट डायनामिक है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं समय समय पर। तो मैनेजमेंट आवश्यक है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा, उसका बिजनेस जो है डायनामिक भी है, और वो अपने आप में क्या ला सकता है, चेंज ला सकता है जरूरत के अनुसार। वो सरकार, चाहे पैसे वाली बात हो, चाहे समाज वाली बात हो, सोसाइटी और समाज वाली बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी बात हो, चाहे सरकार वाली बात हो, वो हर चीज में अपने आप को विनर बना सकता है, हर जगह वो फाइट कर सकता है अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो। हेंस वी कैन से मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आप टिक नहीं पाओगे, तो मैनेजमेंट है तो टिक पाओगे, क्योंकि डायनामिक है ना मैनेजमेंट। आप टिक पा रहे हो किसी जगह पर, बदलते परिवेश में ढल पाए आप। अगला, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैसा है, इंटेंजिबल फोर्स है, दिखाई नहीं देता। आपको दिख रहा है मेरे अंदर कितना अच्छा मैनेजर है, नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा आपके अंदर कितना अच्छा मैनेजर है। हाँ, लेकिन आप जब कोई कार्य, कोई टास्क डन करोगे तो उससे पता लगेगा कि हाँ, आपके अंदर भी एक अच्छा मैनेजर छुपा हुआ है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। आपको मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो आपके अंदर छुपा हुआ मैनेजर भी बाहर निकल आएगा। सीधी सी बातें हैं। हाँ, बाय द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। हाँ, फिजिकली तो आप देख नहीं सकते किसी का मैनेजमेंट को। देयर इफेक्ट आर फेल्ट, उनके द्वारा जो काम किया गया है उसका रिजल्ट क्या आया है, उससे हम फील कर सकते हैं कि सामने वाला कितना अच्छा मैनेजर है। तो ध्यान रखना, द प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज एविडेंट इन द ऑर्डर लाइंस और कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ ऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना, अगर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट पाया जाता है, आपके द्वारा किए गए मैनेजमेंट में अगर इफेक्टिवनेस है, अगर आप इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाते हो, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन होगा, बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो स्मूथ चलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब सही से डन हो पा रही हैं, वो काहे की वजह से हो पा रही, मैनेजमेंट की वजह से। और मैनेजमेंट दिखाई दे नहीं रहा। कोई व्यक्ति अगर किसी, तो रिजल्ट से हमें पता लग रहा है, हम कहेंगे यार वो मैनेजर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं है। कई जगह पर हम जाते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा होता है। लेकिन कई जगह हम जाते हैं ना, तो वो स्पष्ट कह देते हैं, आप कहते हैं भाई साहब ये चेक कहां जमा होगा, या ये चेक कहां। तो अगर हमें नहीं पता तो भाई साहब वो स्पष्ट रूप से कह देंगे काउंटर नंबर 6 पर जाइए, और काउंटर नंबर 6 पर जाएंगे तो काउंटर नंबर 6 वाला कहेगा भाई साहब इसे 7 नंबर पर दिखाइए, और 7 नंबर वाले से कहेंगे तो वो कहेगा भाई साहब वो ऊपर है, ये वाला सेक्शन ऊपर जाके पहुंचेंगे तो ऊपर वाला कहेगा भाई साहब बाहर गार्ड खड़ा होगा, उस गार्ड को दे देना, गार्ड जो है उसको। तो यार इतनी सी बात थी कि काम फिर भी उनमें से एक ने भी नहीं किया, बात वो गार्ड पर भेज दी, कोई गार्ड बता देगा वहां पे जाके। अरे भैया यार पहले काउंटर वाला बता देता, या फिर हेल्प डेस्क जो हो वो सही से बताए किसी चीज के लिए। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर आप जाते हो तो वो जरूर ये कहते हैं काउंटर नंबर 6 पर जाइए, 6 वाला कहता है काउंटर नंबर 8 पर जाइए, और 8 वाला लास्ट में फिर आके वही 6 पर भेज देता है। आप ना कमेंट में जरूर नाम बताइए। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, जो मैनेजर की खुद की पर्सनल क्षमताओं पर डिपेंड करता है। तो कीवर्ड्स क्या है, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है,
परवेसिव है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, डायनामिक है, ठीक है, इंटेंजिबल है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द अचीविंग द एंड रिजल्ट। मल्टी डायमेंशन इन्वॉल्व द मैनेजमेंट टू वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इन तीन चीजों को मैनेज कर रहा होता है, ये ध्यान रखना। ओटी में आ जाता है कभी, किन तीन चीजों को मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है, तो ये किन किन चीजों को अरेंज करता है, वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। परवेसिव सभी जगह पाया जाता है, चाहे प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बिग और स्मॉल कैसे भी बिजनेस हो, सब जगह पाया जाता है, अभी हर देश में पाया जाता है। कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, रोक नहीं सकते, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ग्रुप एक्टिविटी है, एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑल लेवल पर पाई जाती है और सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। डायनामिक फंक्शन है, एडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल गोल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप गोल्स में, एनवायरमेंट में, इन सब में आए हुए चेंजेस को क्या कर पाता है, बदल पाता है, बदलते परिवेश में ढल पाता है, तो वही मैनेजमेंट है। इंटेंजिबल भी है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आर फेल्ट नॉट डायरेक्टली सीन। डायरेक्टली देख नहीं सकते किसी के अंदर कितना अच्छा मैनेजर है, बस उसके द्वारा किए गए कार्य से पता लगता है कि वो अच्छा मैनेजर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको याद हो गए होंगे, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक और इंटेंजिबल, ठीक है, साथ के साथ याद कर लेना, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव आता है मैनेजमेंट का। क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, बताइए, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव आर द गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो गोल है, दुनिया गोल है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो भी क्या है, गोल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल ही तो है, दैट गाइड, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो हमें गाइड करता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, क्या करता है वो, दे हेल्प डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज एंड डिसीजन टुवर्ड अचीविंग द स्पेसिफिक आउटकम्स, ठीक है। तो हमारे जो स्पेसिफिक आउटकम्स हैं उनके लिए क्या करता है, डायरेक्ट करता है हमारा गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। मैनेजमेंट करने के 3 ऑब्जेक्टिव, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपसे पूछा जाए पेपर में कि मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, पहले ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव, पहले ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव, मतलब जो फर्म है, फर्म का खुद का कुछ उद्देश्य होगा पहले कि मेरा भला हो, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भी भला हो, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो काम कर रहे हैं बिजनेस में जो एम्प्लॉय हैं उनका भी भला हो। तो तीनों का भला होने लगे तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया एक तरीके से। तो इन्हीं को कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ दी बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ दी मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल दैट गाइड्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, ठीक है, दे हेल्प डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज एंड डिसीजन टुवर्ड अचीविंग द स्पेसिफिक आउटकम। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। अब हम तीनों को समझेंगे। पहला वाला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्म का क्या उद्देश्य होता है, कोई बिजनेस खुला हुआ है, उसका कुछ तो उद्देश्य होगा, बताइए बिजनेस का उद्देश्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दीज ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब जो फर्म है, जो मल्टी बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, इसका खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है। कि पहले तो भैया ये खुद ही अपना भला सोचेगा कि मैं अपनी बिल्डिंग को ऐसी की ऐसी कम से कम खड़ी रहे, मेरा बिजनेस ऐसा ना हो कि धराशायी हो जाए, गिर पड़े। तो सबसे पहले अपना काम बनता तो भाड़ में जाए पहले जनता। तो यहां पर ये हिसाब चलता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले ये कहता है कि पहले मैं अपने सर्वाइवल को देखूंगा कि मैं सर्वाइव कर पा रहा हूं, कंपटीशन कर पा रहा हूं, मार्केट में जिंदा रह पा रहा हूं तो नहीं रह पा रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। सोशल समाज का भला तो मैं तब करूंगा ना पहले मेरा भला हो जाए। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन में पहला आया कि सबसे पहले वो सर्वाइवल करेगा। क्या करेगा, सर्वाइवल, कि कम से कम इतना पैसा तो कमाएगा ही वो कि कम से कम अपने आप को सर्वाइव तो कर सके, कंपटीशन में अपने आप को टिका तो सके। तो पहला उद्देश्य क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल में, पहला क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल में, पहला क्या होता है बताइए। ऑर्गेनाइजेशनल में पहला होगा कि सर्वाइवल। सबसे पहले फंडामेंटल गोल होता है उसका, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय कवरिंग कॉस्ट, इट्स कॉस्ट। सबसे पहले हम इतना पैसा तो कमाएं कि कम से कम कॉस्ट को कवर कर पाए, टिक पाए मार्केट में। एम्प्लॉयज के बारे में बाद में सोच लेंगे, और कौन के बारे में बाद में सोच लेंगे, सोसाइटी के बारे में बाद में सोच लेंगे, पहले कम से कम हम टिक तो पाए। तो पहले वो उसका सर्वाइवल वाली बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल में। फिर प्रॉफिट भी आना चाहिए उसके पास, सर्वाइवल होना चाहिए, टिक पाए मार्केट में, फिर प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो अर्निंग एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब प्रॉफिट वाली बात नहीं है, उतना प्रॉफिट आना चाहिए कि वो सफिशिएंट हो, एडिक्वेट प्रॉफिट हो। अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इज द क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। पर्याप्त प्रॉफिट जरूरी है जिंदा रहने के लिए, फिर ग्रोथ तभी ले पाओगे एंड एक्सपेंशन कर पाओगे बिजनेस का। प्रॉफिट सर्व्स
एज अ रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग बिजनेस रिस्क। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आपने जो बिजनेस रिस्क ली है ना, उनके बदले मिला हुआ रिवॉर्ड है, जैसा कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। फिर तो जैसे ही सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट मिलने लगा, तो अब आप अपने बिजनेस को वही रोकना चाहोगे कि और एक बिल्डिंग थी पहले आपके पास, अब आप दूसरी बिल्डिंग बनाना चाहोगे, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो ग्रोथ भी मिले बिजनेस को, बिजनेस एक्सपेंड भी हो, एक जगह से दूसरी जगह भी फैले बिजनेस। जब ये तीन उद्देश्य आपके पूरे होने लगेंगे, तब जाके आप फिर दूसरे की ओर सोचोगे। ग्रोथ क्या है? जब आप किसी बिजनेस की एक्सपेंशन कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? एक्सपेंशन। तो देखिए, ग्रोथ इज द मेजर ऑफ सक्सेस इंक्लूडिंग एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है? आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है। एक बिल्डिंग थी तो दूसरी बिल्डिंग हो गई बिजनेस की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और एक्सपेंशन काय के उसमें करते हो आप? सेल्स के रूप में। पहले आप सेल्स कहां करते थे कि 2 स्टेट में गुड्स सेल्स करते थे, अब आप 10 स्टेट में गुड्स सेल्स करने लगे, मतलब ग्रोथ आ रही है आपके पास। क्या आ रही है? ब्रांचेस बन गई, आपने बहुत सारी ब्रांच बना दी उसकी, अब 5 ब्रांच वहां पर है, 10 ब्रांच यहां पर हो गई। तो इस प्रकार आपने बिजनेस को ग्रोथ दे दी, प्रोडक्ट आपने बढ़ा लिए। पहले आप 2 प्रोडक्ट बनाते थे, 10 प्रोडक्ट बनाने लगे, एम्प्लॉइज बढ़ गए आपके यहाँ, तो ये आपकी ग्रोथ है। अब आपने 3 चीजें कर ली। सर्वाइवल कर सकते हो आप, पहले आप सर्वाइवल कर सकते थे नहीं, और आप सर्वाइवल करने लगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रोथ प्रॉफिट आ गया है, और प्रॉफिट आ गया तो अब आप ग्रोथ करने लगे, सर्वाइव कर पा रहे हो, प्रॉफिट कमा पा रहे हो, ग्रोथ कर पा रहे हो, अपने आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हो। तो अब ऑर्गेनाइजेशनल टास्क पूरा हुआ, ठीक है, कंपनी का पेट भर गया। अब क्या करेगी कंपनी? अब सोचेगी समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में सोचेगी, और सोचेगी अपने एम्प्लॉइज के बारे में। तो दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इनको पूरा करने के बाद वो इसको पूरा करेगी, सोशल। अच्छा, ये आप बताइए, आप अगर एक बिजनेसमैन हो या होते तो आप क्या करते? अपना पेट भरने के बाद समाज को कैसी क्वालिटी का गुड्स बेचना पसंद करते? बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, या फिर बैड क्वालिटी? आप कम से कम बेटर तो बेचते ही बेचते, गुड क्वालिटी और फेयर प्राइसेस बेचना पसंद करते, तभी तो समाज का भला कर पाओगे। वरना समाज को लूट रहे हो फिर तो आप, ठीक है, खून पसीना जो है, कमाई उनकी खून पसीने की जो है आप छीन रहे हो, उनसे एक तरह लूट रहे हो। तो सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए मार्केट में। दूसरा उद्देश्य हमारा यह भी आता है कि समाज को अच्छे प्रोडक्ट मिले, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं कि मैं मच्छर मारने वाला लेकर आया और वो मच्छर तो मरे नहीं, मच्छर सूंघ सूंघ के उसी के ऊपर आके और बैठ रहे हैं, वाह आनंद हो ले, डांस और कर रहे हैं वहां पे आके, म्यूजिक बजा के डांस और कर रहे हैं। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, पैसे आपसे पूरे लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेच। जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वो प्रोडक्ट वैसा फंक्शन तो करे। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, लोगों के लिए हार्मफुल भी ना हो प्रोडक्ट, ऐसा भी प्रोडक्ट होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे हम खाने की कोई प्रोडक्ट लेकर आए और उस प्रोडक्ट में इतना केमिकल मिला रखा है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या? नहीं, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचिए, ठीक है, या आपने जो लिख रखा है पैकेट पर वही होना चाहिए। सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचिए, ठीक है, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सिविक कंट्रीब्यूशन, और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट द कम्युनिटी। जैसे कौन एंगेज रहते थे? रतन टाटा जी इन्वॉल्व रहते थे, समाज का बहुत भला किया उन्होंने। इकोनॉमिक वेल्थ, देश की वेल्थ को भी बढ़ाना है। हेल्प ग्रो द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग वैल्यू, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। जब आप ये अवसर दोगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी देश की, हमारे देश की इकोनॉमिक हालत भी सुधरेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा? लोग जॉब करेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा लोगों का। तो भैया समाज का भला तो ऐसे ही हो सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। पहले अपना पेट भर लिया ना उन्होंने, अब समाज का भला कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, अगर किसी जगह फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट करना, गरीब बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए दान वगैरह देना, ठीक है। ऑफर फाइनेंशियल एड टू इंप्रूव कम्युनिटी वेल बीइंग, कहीं कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया तो वहां डोनेट करे थोड़े बहुत। तो इस प्रकार आपने बिजनेस कमाया जनता से, अब आपका पेट भर चुका है तो आप थोड़ा बहुत जनता के लिए भी कर सकते हो। एजुकेशनल एंड वोकेशनल, लोगों को ऐसे प्रोग्राम जिसमें आप लोगों को पढ़ाओ, एजुकेशन दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ, सिखाओ उनको। सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल खुलवाओ, ट्रेनिंग सेंटर खुलवाओ, जिससे लोगों की मदद मिले। आपके पास तो पैसा, आप तो कर सकते हो ये चीजें, आपको जो है दुआएं भी मिलेंगी लोगों की। और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, और ऐसा प्रोडक्शन कर, भाई समाज का भला करना है तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करो ना। ऐसा प्रोडक्शन मत करो कि पूरी गंगई को जो है अशुद्ध करके फेंक दो, पूरी यमुना की ऐसी तैसी करके फेंक दो। भाई ऐसा प्रोडक्शन मत करो कि पानी में इतनी अशुद्धता आ जाए कि लोग उसमें नहाने के लिए जाएं। किसके लिए? कि भाई हम जाकर नहाकर पवित्र हो जाएं, लेकिन वो पवित्र ना वो तुम्हारे द्वारा छोड़े गए केमिकल से क्या हो जाए। भाई जो गंगा जल है उसमें तो पवित्रता है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने जो उसमें केमिकल छोड़ रखे हैं, उन केमिकल की वजह से फुंसी फपोड़े फपोले वगैरह पड़ जाते हैं लोगों। क्या है ये? तो सीधी सी बात यह है कि हमें ऐसा इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है कि हमारा नेचर भी उससे हार्म ना हो। एडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, और ऐसे मेथड अपनाओ कि जो इको फ्रेंडली हो, नेचर, पेड़ों को बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्लांट ट्री को प्लांट करवाओ। नेक्स्ट, तीसरा आया, अब 3 ऑब्जेक्टिव है,
पहला ऑब्जेक्टिव, पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव समाज को देख लो, सोसाइटी को देख लो, तीसरा आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वहां पर तुम्हारे बिजनेस में कुछ एम्प्लॉइज काम तो कर रहे होंगे, तो वो क्या वहां भाड़ झोंक रहे हैं, वो भी कहेंगे भैया थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोच लो। हाँ बिल्कुल सोचेंगे, आपको फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, बोनस देंगे, आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन देंगे, आपको फूड वगैरह और तमाम एजुकेशन, बच्चों के लिए तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी दे सकते हैं। ये आप किसके लिए करने लग गए? अब इन लोगों के लिए करने लगे। रिस्पेक्ट देंगे, बढ़िया एटमोस्फेयर देंगे, आपको वर्किंग एरिया अच्छा देंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपने कौन को हेल्प कर दी? अब अपने वर्करों को हेल्प कर दी। These objectives relate to employees of the organization, satisfied and motivated employees। इससे आपका देखिए, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें हम किनको सेटिस्फाई करना है? वर्करों को सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉइज को, और मोटिवेट भी करना है उन्हें, खूब इंस्पायर्ड हो वो एकदम से कि नहीं बिजनेस के लिए, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो जान भी दे देंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज आर की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने की जो चाबी है ना, वो क्या है? एम्प्लॉय ही है। किसी ने तो कहा भी है कि एम्प्लॉय अगर बर्बाद हो गया एक बिजनेस तो कोई बात नहीं, मेरे एम्प्लॉइज जो मेरे पास थे, जिनसे मैंने पूरा का पूरा बिजनेस ब्रांड के रूप में बनाया था, वही एम्प्लॉइज मुझे दे दीजिए, मैं दोबारा उसी बिजनेस को जैसा का तैसा कर दूंगा, तो कर दूंगा। या इसका मतलब ये होगा कि चाबी है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की कौन? एम्प्लॉइज। इसलिए इनका भी भला सोचना जरूरी है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन्हें क्या मिलना चाहिए? तो इनको मिलना चाहिए एक तो बढ़िया कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि हाँ अच्छी सैलरी मिल रही है, दूसरा बिजनेस वाला नहीं दे रहा, और ऑफरिंग फेयर कंपनसेशन टू मीट एम्प्लॉइज फाइनेंशियल नीड। भैया उसे भी कार में घूमना है, उसे भी अपने बच्चे पढ़ने लिखने भेजना है, तो ये सारी सुख सुविधाएं सब चाहते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दो उनको, अगर कोई चीज नहीं आती तो ट्रेनिंग करवाओ, बार बार जो है डेवलपमेंट भी कराओ लोगों को, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट। रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, लोगों को सम्मान वगैरह होना चाहिए। एनकरेजिंग पीयर रिकॉग्निशन, उनको काफी अच्छी पदवी मिलनी चाहिए। एंड फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट, और उनके लिए क्या मेंटेन करनी चाहिए? रिस्पेक्ट मिले उन्हें इन द वर्क प्लेस पर लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ अभद्रता हो रही है। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई कर रहे हो, सीधी सी बात यह है। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, और कैसी वर्किंग कंडीशन हो? पता लगे सांस लेने में घुटन हो रही है, सांस ले रहा है वो, सांस फूल रही है उसकी वहां काम करने में। अरे भैया वहां ऐसी जगह होनी चाहिए ना, कम से कम व्यक्ति हेल्दी एनवायरमेंट में वर्क कर सके। एंश्योरिंग अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, कैसा एनवायरमेंट? हेल्दी वर्क एनवायरमेंट। चलिए, ये आपको तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। समरी देखें तो क्या है तीनों ऑब्जेक्टिव की? समरी ये रही। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट था जिसमें सर्वाइवल था, प्रॉफिट था और ग्रोथ था। पहले ये आना चाहिए, फिर प्रॉफिट होना चाहिए। पहले तो सर्वाइव कर पाए, फिर प्रॉफिट ले पाए, फिर अपने बिजनेस को नई ब्रांचें खोल पाए, एक्सपेंड कर पाए बिजनेस को। फिर सोशल में समाज का क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों के लिए, हॉस्पिटल रोड वगैरह भी की मदद करनी है उनमें भी, और इको फ्रेंडली चीजें बेचना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अपने कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है अपने वर्करों को, डेवलपमेंट करना है उनका, और इज्जत मान सम्मान भी उन्हें प्रोवाइड करना है। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ तो इंपॉर्टेंस होता होगा मैनेजमेंट का, पहले ही हम पढ़ चुके भैया, इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटिंग resources and activities to achieve organizational goals efficiently. Without proper management, resources remain unused। अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया ना, तो मशीनें और वर्कर क्या करेंगे? बीड़ी पी के चले जाएंगे। वर्कर जो होंगे ना, बीड़ी पी के चले जाएंगे, सुट्टा लगा के चले जाएंगे, वो नहीं काम करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई मील तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, वर्कर आते थे और बीड़ी सूट के चले जाते थे, मील के मील तबाह हो गए। समझ रहे हो ना? मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हरामखोरी जहां ना चल रही हो, ऐसी स्थिति हमें बनानी चाहिए। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो रिसोर्सेज रिमेन अनयूज्ड हो जाएंगे, इनएफिशिएंटली यूज होंगे वो, और लीडिंग फेल्यूर, इससे असफलता होगी मैनेजमेंट की। तो भैया इतने से ही समझ गए होंगे मैनेजमेंट कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट एंश्योर दैट ऑल एक्शंस अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, ऑब्जेक्टिव से, या नहीं हो रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं वो पूरा होगा इससे या नहीं होगा। तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये चीजें अलाइन हो पाएंगी। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, अडेप्ट टू चेंजेस, और चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और फॉस्टर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखता है, मार्केट में फर्म का जो है नाम बना के रखता है, बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज को भी जो है सेटिस्फाई रखता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट हम कह सकते हैं अति आवश्यक है। ये मैनेजमेंट के लिए हमने इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, अब इसके इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स में पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला, अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट नहीं होगा, ग्रुप गोल पूरा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट अच्छा, ग्रुप गोल भी पूरा हो जाएगा।
वर्कर भी अच्छे से काम करे, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी अच्छे से काम करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी अच्छे से काम करे, बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी अच्छे से काम करे। और इन सब का टास्क एक ही है कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करनी है, और उससे बिजनेस का पहला ऑर्गेनाइजेशनल जो है ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, फिर हम सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे, और फिर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का मीनिंग देखिए, मैनेजमेंट अचीविंग ग्रुप गोल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप गोल अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प अलाइन इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग एवरीवन टू वर्क टुवर्ड शेयर्ड गोल। ठीक है, जो सबको एक ही डायरेक्शन में भेजता है मैनेजमेंट कि हमें क्या करना है सबको। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है एक, तो सबसे पहली बार, और ग्रुप गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट की नीड है कि नहीं? इंक्रीज एफिशिएंसी, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट देने का काम करता है, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट देने का काम करता है। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट क्या करता है, हमें डायनामिक बनाता है, बदलते परिवेश के अनुसार हमें चीजों को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। थ्रू द इफेक्टिव मैनेजमेंट रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली, कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, कॉस्ट कम हो जाती है, रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो पाते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है विद द मिनिमल वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज में होता है। ठीक है, कम से कम वेस्टेज होता है। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस, जो भी बाहर बदलाव आ रहे हैं उनको कैसे अडेप्ट कर पाओगे आप, तो मैनेजमेंट होगा तब। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू एम्ब्रेस चेंजेस, चेंजेस को बदलते परिवेश को में एम्प्लॉयज भी क्या करें, उसको गले लगाएं, उसको समझे और उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करें। एंश्योरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, और कॉम्पिटिटिवनेस में भी वो वर्क कर पाए। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, लोगों का भला करने का काम करता है मैनेजमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंश्योर दैट एम्प्लॉयज पर्सनल गोल अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होगा तो डेफिनेटली पर्सनल गोल भी पूरा होगा। हमें भी क्या मिलेगा, अगर आज बिजनेस सक्सेस होगा तो हमें भी ट्रिप मिलेगी कहीं घूमने के लिए, हमें भी अकोमोडेशन मिलेगा, फूड वगैरह मिलेगा, हमें भी एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा, हमें भी बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट होगा तो हमारा भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सेट हो जाएगा। क्रिएटिंग a win-win situation where both the employer and employee benefit, दोनों का एक दूसरे का, एक जीतेगा तो दूसरा जीतेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का भला करता है। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस सक्सेस होगा, ग्रोथ होगा तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, समाज का भला होगा, रोड सड़कें हॉस्पिटल्स वगैरह, एजुकेशन हेल्थ सब कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो समाज का भी भला होगा। सक्सेसफुल मैनेजमेंट नॉट ओनली बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। समाज का भी भला होता है, इससे अच्छा प्रोडक्ट मिल पाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाते हैं, और जहां पर बिजनेस जॉब मिल पाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है, सीधी सी बातें हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, आप याद रखना इनको। अचीविंग ग्रुप गोल्स क्या इंपॉर्टेंस है, आईएमपी क्या है भैया, तो इंपॉर्टेंस इसके क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट से आप ग्रुप का गोल अचीव कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, डायनामिक बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, और अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, खुद का भी भला, दूसरे का भी भला, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और समाज का भी भला हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आया होगा मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। अच्छा मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो अब देखिए मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। वैसे हर किसी का अपना एक नेचर होता है, जैसे आपका भी एक नेचर है, आपके पड़ोसी का भी एक नेचर है, मेरा भी एक नेचर है। हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है कि वो जेंटल है, रूड है, कैसा है। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने कुछ नेचर हैं। जैसे क्या नेचर है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का नेचर है पहला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है, आर्ट है। जानते हो आर्ट क्या होता है, जिसमें पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगी हो। नॉलेज के साथ साथ आपने पहले किसी चीज की नॉलेज ली हो, और नॉलेज में जब आप अपनी पर्सनल स्किल यूज करते हो, क्रिएटिविटी यूज करते हो, तो वो आर्ट हो जाता है। और मैनेजमेंट में मैनेजर ने पहले स्टडी की है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो पढ़े हैं, और उसके बाद अपनी पर्सनल स्किल यूज की है, इन्वॉल्व की है, और तब जाकर उसने चीजों को सही से वेल अरेंज्ड किया है। और मैनेजमेंट का ये नेचर होता है कि मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगती है। हेंस वी कैन से कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है, एक आर्ट है। ऐसे ही ठीक मैनेजमेंट साइंस भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वेल डिफाइंड जो रूल्स हैं, रूल्स का जो सेट है वो भी लागू होता है, तो वो भी क्या है, इसलिए वो साइंस भी है। तो कुछ नियम साइंस के लग रहे हैं, कुछ नियम आर्ट के लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों आर्ट और साइंस दोनों हैं। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है, पर ध्यान रखना प्योर साइंस नहीं है। साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है।
जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन मेडिकल फील्ड में लगते हैं, लॉ की फील्ड में लगते हैं, लीगल फील्ड में लगते हैं, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे मैनेजमेंट में नहीं लगते। इसीलिए ये क्या नहीं है, ये साइंस प्योर नहीं है। तो हम पहले अभी आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्ट के बारे में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्रिएटिविटी लगती है एंड पर्सनल स्किल लगती है। एवरी मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस, देयर एक्सपीरियंस। जो भी मैनेजर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लगाकर मैनेजमेंट को एक नई दिशा देता है, तो उसने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस लगाया है तो वो एक आर्ट बन गया। क्या बन गया? क्योंकि पहले से कुछ चीजें नहीं थी क्लियर, लेकिन उसने अपने अकॉर्डिंग चीजें सेट की, तो वो उसके अंदर की कला है, उसके अंदर की अंदर का आर्ट है। और कौन कितना अच्छा आर्टिस्ट है वो तो तभी पता लगता है जब वो काम करता है। तो यहां पर एक मैनेजर आर्टफुली चीजों को अरेंज करता है और वो उसका खुद का पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अब रही बात, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेनी होती है, कुछ पढ़ाई तो मैनेजर ने भी की होगी, ऐसी थोड़ी आ गया होगा ना, तो मैनेजर ने भी कुछ एक्सपीरियंस ले रखे होंगे बेस्ड ऑन दी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स उसने भी पढ़ रखे होंगे। तो बट रिक्वायर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लेकिन मैनेजमेंट में रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत मायने रखते हैं, केवल और केवल क्योंकि कभी कभी उस समय के अनुसार हमें चलना होता है, समय जैसा चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो शायद किसी दूसरे समय को देखते हुए बनाए गए, हालांकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी हैं जो सभी जगह चलते हैं, वो भी बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगती है, मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है, हेंस वी कैन से इट इज एन आर्ट। अब एग्जांपल देख लीजिए, टू मैनेजर्स में हैंडल द सेम प्रॉब्लम। दो मैनेजर हैं और एक ही प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, मान लीजिए डिफरेंटली, वन यूजिंग मोटिवेशन एंड द अदर यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक ने डिसिप्लिन से हैंडल की है और एक ने काहे से यूज की है, एक ने जो है मोटिवेशन से। तो ये दोनों का अपना अपना आर्ट है, दोनों अपने अपने तरीके से काम निकलवा रहे हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। कैसे? क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है इसमें। जिस चीज में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, जो चीज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, तो डेफिनेटली वो साइंस है। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रिंसिपल लाइक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो चीज काय पर बेस्ड हो, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो और प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, तो वो क्या हो जाती है, साइंस हो जाती है। जैसे टेलर के एक्सपीरियंस पर, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बेस्ड है कुछ नियम मैनेजमेंट के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइंस भी हो गया। क्यों? क्योंकि साइंस भी तो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, और हर जगह जो चीज हर जगह लागू होती है वो साइंस है एक तरीके से, क्योंकि साइंटिफिक रूल्स कैसे होते हैं, जो सभी जगह यूनिवर्सली अप्लाई हो रहे होते हैं। सर्टेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज। संपूर्ण इंडस्ट्री में जो नियम लग रहे होते हैं, तो टेलर के द्वारा जो नियम साइंटिफिक दिए हुए हैं, तो वो उसने पहले सिस्टमैटिक नॉलेज ही तो स्टडी की है, सिस्टमैटिक नॉलेज ही तो गेट की है, तभी तो उसने वो जो रूल्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है। सर्टेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल सभी जगह काम करते हैं। फ्यूल के प्रिंसिपल सभी जगह काम कर जाते हैं। जैसे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है फ्यूल का, आपको पता होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल प्रिंसिपल इंप्रूव एफिशिएंसी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। काम को व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, व्यक्ति के जो फंक्शनिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। क्या ये बात एक ही जगह लागू होती है या सभी जगह लागू होती है? सब जगह लागू होती है। मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ अगर आप वर्क को अगर व्यक्ति के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति उसे उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको व्यक्ति के अनुसार ही वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और ये बात एक जगह लगती है, सभी जगह लगती है। तो ये फ्यूल के द्वारा कहे गए प्रिंसिपल की बात सभी जगह अप्लाई होती है, और जो चीज सभी जगह यूनिवर्सली वैलिडिटी रख रही हो, इसलिए वो क्या है, एक साइंस है। तो मैनेजमेंट प्योर साइंस फिर भी नहीं है, ये साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है ये। ठीक है, आगे देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। मैंने बताया मैनेजमेंट साइंस है, मैंने बताया मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट के कुछ नियम लग रहे होते हैं, पर्सनल स्किल लग रही होती है, एजुकेशन लग रही होती है उसकी, तो वो और एक्सपीरियंस लग रहे होते हैं, तो वो आर्ट हो गया। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, तो वो भी लग रहे हैं। यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है, जैसे फ्यूल के प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क सभी जगह लगता है, तो ये इसीलिए क्या हो गया, साइंस भी हो गया और आर्ट भी हो गया। लेकिन अब क्या ये प्रोफेशन भी है? तो प्रोफेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रोफेशन वो जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, पर मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हालांकि अब रिस्ट्रिक्टेड होने लगी है। कई कंपनियां एमबीए वगैरह डिमांड करने लगी हैं। क्या डिमांड करने लगी है? एमबीए वगैरह डिमांड करने लगी है। इसलिए ये धीरे धीरे कौन से पथ पर है? प्रोफेशन के पथ पर है।
अभी प्रोफेशन कंप्लीटली बना नहीं है, लेकिन प्रोफेशन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। वेल डिफाइंड नॉलेज जिसमें होती है, पहले देखो प्रोफेशन क्या होता है, पहले किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज गेट करो, डिग्री लो और फिर उस चीज से रिलेटेड सर्विस दो, तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये कुछ पहले नॉलेज गेट करते हैं फिर उसकी सर्विस देते हैं। वैसे ही मैनेजर अब क्या करते हैं, जाके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके फिर उसकी सर्विस देते हैं। तो पहले स्टडी कर रहे हैं ना, वेल डिफाइंड नॉलेज है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रोफेशन भी हो गया, क्योंकि इसमें भी आपको रिक्वायर्स बिजनेस एंड मैनेजरल स्किल। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब इसमें देखो जैसे डॉक्टरों के लिए एक एसोसिएशन है, लॉ के लिए एक एसोसिएशन है, वैसे इन प्रोफेशनल एसोसिएशन इसके लिए भी हो गया है। एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीएम प्रोग्राम्स ऑफर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ऑफर करते हैं। तो सीधी सी बात ये है, एमबीए वगैरह होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, तो इसमें भी कोड स्ट्रिक्टली नहीं चलता, पर कोड ऑफ कंडक्ट तो इसमें भी चलता है। नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड अनलाइक लॉ एंड मेडिसिन। लॉ और मेडिसिन पर एनफोर्स होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होता। आगे चल के ये भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने लगे, कुछ कंपनियां तो आज भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने लगी एमबीए वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उनके रूल्स लगते हैं कुल मिलाकर। तो इसका मतलब ये हो गया, धीरे धीरे ये क्या बनता चला जा रहा है, ये भी प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है इसके थ्रू, कैसे, सर्विस देकर। लेकिन पहले उसे क्या करना होता है, पहले नॉलेज गेट करनी होती है किसी अच्छे एसोसिएशन से, और उनका एक एसोसिएशन है जैसे एमबीए वगैरह वाले जो है, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, और उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। पर प्योर अभी ये नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराया जाता, ठीक है, आगे चल के स्ट्रिक्टली भी कराया जा सकता है। आगे देखिए, मेनी मैनेजर्स फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बट नॉट ऑल आर लीगली बाउंड टू कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ध्यान रखना। कई एथिक्स को फॉलो करते हैं पर जरूरी नहीं है, बंधे नहीं है कि वो उसी एथिक्स को फॉलो करेगी। अब देखिए, अदर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम दूसरे तरीके से देखें तो कैसे देखेंगे, बात तो वही है, सीधी सीधी बात है, चीजें वही कहूंगा। जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो डेफिनेशन क्या बनती है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जो चीज कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से बनी हुई है, मतलब जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है कि किसी चीज का कोई इफेक्ट आया है तो उसका कारण, ये चीजों के रिलेशन है, उसमें प्रिंसिपल है, उसके ऑब्जर्व फैक्ट है, तो वो चीज क्या हो गई, साइंस हो गई। क्या हो गई, साइंस हो गई। जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स हैं। लॉजिकली, ध्यान रखना, साइंस मतलब लॉजिक, साइंस क्या मांगता है, लॉजिक मांगता है। तो जो लॉजिकली सेट है वो सीधी सी बात है साइंस है। और मैनेजमेंट में कुछ लॉजिकली चीजें, लॉजिकल सेट है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। फीचर ऑफ क्या होते हैं साइंस के, फीचर ऑफ साइंस क्या होते हैं, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस। अगर आपसे ये पेपर में पूछ सकता है आपसे कि साइंस के फीचर क्या होते हैं, व्हाट इज साइंस, और साइंस के फीचर क्या होते हैं, तो पहली बात तो साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है इसका, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं इसके प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि जो कह दिया सो कह दिया। और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, सब जगह लगता है, वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे नियम है, इसलिए वो भी क्या है, साइंस है। कंक्लूजन देखा जाए तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। मैं पहले भी कह रहा था साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। सोशल साइंस भी है, और अ सोशल साइंस एज इट डजंट मीट ऑल फीचर ऑफ साइंस, क्योंकि इसमें सारे साइंस के फीचर नहीं मिलते, इसलिए सोशल साइंस भी है और इनएग्जैक्ट साइंस है। तो मैनेजमेंट साइंस है, साइंस तो है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। डेफिनेशन क्या है, आर्ट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस की नीड होती है, और जिसमें आपको स्किल लगती है, नॉलेज लगती है, तो उसी से क्रिएटिविटी लगती है, तो वो आर्ट बन जाती है। तो मैनेजमेंट में ये चीजें हैं, तो ये आर्ट भी है। और आर्ट के फीचर क्या होते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज इसमें भी होती है, और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसमें खुद की पर्सनल एजुकेशन, पर्सनल नॉलेज भी इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना। पर्सनल मैनेजर अप्लाई नॉलेज, क्रिएटिविटी जस्ट आर्टिस्ट यूज देयर पर्सनल स्किल, ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, प्रैक्टिस से वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ऐसे मैनेजर्स भी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से किसी फर्म को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजर्स इंप्रूव देयर स्किल थ्रू एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, ध्यान रखना। कंक्लूजन क्या निकलता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विद द क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। इसमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की नॉलेज जो है इन्वॉल्व होती है, इसलिए आर्ट भी है, ठीक है। मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस, और साइंस और आर्ट, हाँ भैया दोनों है। मैनेजमेंट कंबाइन सिस्टमैटिक नॉलेज, और मतलब मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसलिए ये साइंस है। फिर पर्सनलाइज्ड क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस, और इसमें पर्सनल स्किल भी लगती है, इसलिए ये आर्ट है। नहीं समझ में आया, सिस्टमैटिक नॉलेज है, साइंस है, पर्सनल क्रिएटिविटी लगती है, इसलिए आर्ट है। दीज टू एस्पेक्ट्स वर्क टुगेदर इन मैनेजमेंट फंक्शन, इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। आप ये लिख देना अगर वो पूछे तो।
मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन मतलब जिसमें सिस्टमेटिक नॉलेज गेट की हो और फिर सर्विस दे रहे हो आप, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बेस्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पहले नॉलेज लेते हो, डिग्री लेते हो, फिर उसकी सर्विस देते हो। जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग पहले सर्विस डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर सर्विस देते हैं, तो प्रोफेशन है वो उनका। तो ऑक्यूपेशन की ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है, सीधी सी बातें है। एंड ट्रेनिंग विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एंट्री कैसी होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू। ये लोग अलाउ नहीं करते, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं प्रोफेशन के? तो प्रोफेशन के फीचर होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें मतलब डॉक्टर वगैरह के लिए ज्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होती है। देखिए, मैनेजमेंट है द स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस सिमिलर टू अदर प्रोफेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट में भी अदर प्रोफेशन जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी पढ़ाई करके फिर वो सर्विस देते हैं। तो इसमें भी ये बात है कि ये भी पहले एमबीए करके आते हैं, फिर जब जाए सर्विस देते हैं। तो ये भी क्या हो गया? प्रोफेशन भी हो गया। जैसे टीचर और डॉक्टर अगर प्रोफेशन है तो ये भी प्रोफेशन हो गया, पहले नॉलेज गेट करते हैं, फिर सर्विस देते हैं। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि टीचर वो नहीं बन सकता जिसके पास डिग्री नहीं है, तो ऐसे ही जॉब में मैनेजर कोई ऐसा नहीं बन सकता है किसी जगह, वो पहले क्या करना पड़ेगा? उसे एमबीए वगैरह करना पड़ेगा। अनलाइक अदर प्रोफेशन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैनेजमेंट हैज नो फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन। वैसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बट कंपनीज कंपनीज नाउ प्रेफर एमबीए। आजकल कंपनी किसकी डिमांड करने लगी? एमबीए की डिमांड करने लगी है। तो लीजिए, रिस्ट्रिक्शन आ तो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रोफेशन है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे अदर, जैसे डॉक्टर और लॉ के लिए, लॉयर्स के लिए जो है एसोसिएशन वर्क करते हैं ना, वैसे ही इनके लिए भी एसोसिएशन वर्क करता है। कौन? जैसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल देखिए इसके लिए, तो AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या नाम है? मैनेजमेंट के लिए। तो आते हैं, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। एग्जिस्ट थ्रू द मेंबरशिप इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, जबकि इसकी मेंबरशिप लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये अभी उनकी तरह प्रोफेशन नहीं है जैसे प्रोफेशन कौन है? डॉक्टर्स वगैरह हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड्स होते हैं, ग्रोइंग एम्फेसाइज ऑन एथिक्स, ठीक है। इसमें एथिक्स है कुछ, बट नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर मैनेजर टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। जरूर नहीं है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़े, ठीक है पर कंपलसरी नहीं है। सर्विस मोटिव, और उधर डॉक्टर टीचर का भी मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है। वैसे अब मैनेजमेंट का भी मोटिव क्या हो गया है? सर्विस हो गया है, ऑन गोल लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट कंपनीज आर इंक्रीजिंगली एम्फसाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीधी सी बात है, सर्विस मोटिव भी है इनका। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन भी है, क्योंकि ये गुण मैनेजमेंट में कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते चल रहे हैं, इसीलिए ये प्रोफेशन भी है। और कंक्लूजन देखा जाए तो क्या निकलता है इसका कंक्लूजन? मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। कौन से रास्ते पर है? तो ये प्रोफेसर बनने के रास्ते पर है। सम फीचर्स करंटली एब्सेंट, कुछ चीजें अभी नहीं है इसमें, बट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर, भविष्य में शायद इसमें ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। साइंस यूज लॉजिक, कीवर्ड्स क्या आते हैं इसमें? साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। तो इसके लिए कीवर्ड्स क्या आते हैं? तो इसके कीवर्ड्स देखिए आप, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, इतने सारे। साइंस यूज लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में ये चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लॉजिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जबकि आर्ट में क्या आती है? थियोरेटिकल नॉलेज आती है विद क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस आती है। थ्योरी और क्रिएटिविटी आती है, प्रैक्टिस आती है आर्ट में। जबकि इसमें क्या आती है? इसमें लॉजिक आता है साइंस में, तो उसमें लॉजिक भी है कुछ, और कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, क्रिएटिविटी भी है। तो इसलिए ये क्या बन जाता है? साइंस और आर्ट दोनों बन जाता है। बाकी प्रोफेशन तो है ही, क्यों है? क्योंकि कुछ डिग्रियां करके एमबीए वगैरह करते हैं, तो उसके तो फिर सर्विस देते हैं एमबीए आके। तो सीधी सी बात है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एथिकल कोड्स, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो इसका मतलब इसमें ये भी गुण पाए जाते हैं, तो ये इसलिए क्या है? प्रोफेशन भी बन जाता है। बाकी आपसे पूछा जाएगा कि प्रोफेशन क्या होता है, साइंस क्या होती है, और आर्ट क्या होता है। तो ये रहे साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। और वो मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में ये तीनों गुण अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए वो तीनों ही हो जाता है। आगे चलिए, तो अब आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल मतलब एक टॉप वाले होते हैं जो टॉप पर रहते हैं, बड़े अधिकारी, सीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह, सीईओ वगैरह। और फिर होते हैं मिडिल वाले। मिडिल वाले कौन होते हैं? मिडिल वाले होते हैं आपके मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ठीक है। यहां से पॉलिसी बनी, यहां पर आ गई, और फिर इन्होंने पॉलिसी को एग्जीक्यूट आगे कर दिया, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भेज दिया, बॉटम लेवल मैनेजमेंट पर भेज दिया। तो इस फिगर में आपको तीनों दिख रहे होंगे। जैसे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सेट हम आप इसमें इसे किसमें दिखाओगे? आप दिखाओगे इसे एक इस ट्रायंगल में दिखाओगे। क्यों दिखाओगे ट्रायंगल में? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों चीजें बहुत सटीकता से दिखाई गई हैं। जो कम होते हैं वो टॉप पर हैं,
क्योंकि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, मैनेजर, ये वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, जनरल मैनेजर वगैरह, ये कहां होते हैं? टॉप पर ही तो होते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं कि एक थोड़े बहुत होते हैं? थोड़े बहुत होते हैं, देखो टॉप पर है। फिर आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट हेड्स, ये बहुत सारे हो जाते हैं। तो इनसे ज्यादा हो जाते हैं जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए ये थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मिडिल वाले हो गए। फिर आते हैं बॉटम वाले, जहां पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, और सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये सब सबका अलग अलग काम बटा होता है, सब अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। जैसे क्लर्क है तो रिकॉर्ड रखने का काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर है तो बिल्कुल वॉच कर रहे हैं सिचुएशंस को, पूरा चल क्या रहा है वहां पर। तो ये यहां से पॉलिसी बनती है किसी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये लोग पॉलिसी को क्या करते हैं? आगे एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें जो भी चीजें अरेंज करनी होती है अरेंज करके और आगे एग्जीक्यूट करते हैं। फिर यहां पर जो ऑफिसर्स हैं, मतलब सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, वो लेबर से काम करवा रहे होते हैं। तो ये ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। खैर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम ऐसे समझते हैं, मैनेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल दैट हैव डिस्टिंक्ट रोल्स। सबका अलग अलग रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दीज लेवल्स वर्क टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों लेवल साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तीनों लेवल वालों की निगाह एक ही जगह होती है, समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए आप। इस ऑब्जेक्ट को हिट करना है तीनों को, इस ऑब्जेक्ट को हिट करना है, तीनों की निगाह एक जगह ही है। तो इसका मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी होता है। द मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर, कौन कौन से हैं? टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप वाले कौन होते हैं? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ये लोग होते हैं। इनके काम क्या होते हैं? जो टॉप वाले होते हैं, पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ द फर्म के लिए गोल सेट करेंगे। फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे उनको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। डिसीजन लेंगे, डिसीजन भी यही लेंगे, मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन यही लेते हैं, क्योंकि सीनियर बड़े लोग हैं ना, टॉप पर बैठे हुए हैं। फिर आता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग बाय कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट को में कोऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात के लिए भी चीजें सेट करते हैं वो। तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही सेट करते हैं, कोऑपरेशन भी करना है और कोऑर्डिनेशन भी करना है, ठीक है। इंडिविजुअली हेल्प भी करनी है और सब लोगों को साथ मिलकर भी चलना है। एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बाय कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना है, इंडिविजुअली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो सबको ही तालमेल में रखना है। ओवरसीइंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस पर नजर बनाए रखना है। रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है, इन पर भी, इनकी एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। एक्सटर्नल रिलेशंस रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी रिलेशंस है, मतलब एक्सटर्नल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने में कौन आगे रहता है? तो उन्हें डिसीजन लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनका डिसीजन लेता है। मिडिल वाले क्या करते हैं? मिडिल वालों ने, इन्होंने जो पॉलिसियां बनाई है टॉप वालों ने, उनको आगे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते हैं? ये लोग करते हैं। तो की मेंबर्स, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट और डिपार्टमेंट हेड्स, ये सब काय में आते हैं? ये आते हैं आपके जो लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये क्या करते हैं? ये इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, जो टॉप लेवल ने जो स्ट्रेटजी बनाई, टॉप लेवल ने जो कुछ भी बना के सेट किया, प्लान बनाए हैं, उनको ही आगे एग्जीक्यूट करते हैं। मैनेजर ट्रांसलेट द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इनटू द एक्शनेबल प्लान्स। देखो भाई, जो सीनियर, मतलब जो ऊपर बैठे हुए, टॉप पर बैठे हुए, उन्होंने तो बस पॉलिसी बना के तैयार कर दी, उनको आगे कैसे एक्सेस करना है उसका काम किसका रहता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रहता है। इनसे, इनके काम क्या होते हैं? देखिए आगे ये काम ही चल रहा है इनके, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करवाना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना सब लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में और ऊपर वाले टॉप वालों के बीच में, सब में एक दूसरे तालमेल बना के रखना। कम्युनिकेशन का काम भी यही करते हैं, क्योंकि बीच में है ना, बीच वाले ही हैं ये। तो ये ही कम्युनिकेट करवाते हैं इन दोनों के बीच का जो भी कम्युनिकेशन है, उस गैप को पूरा करते हैं ये। एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, ये भी पता करते हैं कि नीचे से काम चल रहा है यहां पर या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये लोअर लेवल वाले सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टिंग, और ऊपर रिपोर्ट भी करनी होती है इन्हें। जैसे ही बॉटम से जो कुछ भी पता लगता है उसको मिडिल वालों को, तो किसको रिपोर्ट करते हैं? टॉप वालों को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग प्रोग्रेस
एंड इशू टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर कोई प्रोग्रेस है तो उसको रिपोर्ट करते हैं, इशू है प्रॉब्लम है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट, हायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स का डेवलपमेंट करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, सुपरवाइजर के हाथ में भी बहुत सारी चीजें होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अगला आता है सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन होते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये लोग होते हैं सुपरवाइजर वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनके, डायरेक्ट सुपरविजन, नजरें गड़ाए रखते हैं कि व्यक्ति सही से काम कर रहा है वर्कर या नहीं कर रहा है। ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज एंड एंश्योरिंग दैट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली, कि जो प्लान्स हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज का भला करने का काम, एम्प्लॉइज के बारे में सोच विचार करने का काम भी यही लोग करते हैं सुपरवाइजर वगैरह। हैंडलिंग एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेज, उनको क्या प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को ऊपर बताना। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन मेंटेन करना। फोस्टरिंग हेल्दी एनवायरमेंट हेल्दी रिलेशनशिप, आपस में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना, हेल्दी, लड़ाई झगड़ा दंगा ना हो, एनवायरमेंट अच्छा रखना, खाना पानी इन चीजों की व्यवस्था करवाना, समय पर उनको ट्रीटमेंट की अगर जरूरत पड़े तो ट्रीटमेंट दिलवाना। सारे काम मतलब कुल मिलाकर सुपरवाइजरी लेवल पर होता है, क्योंकि वो तो वहां से पॉलिसी बना देते हैं, ये एग्जीक्यूट कर देते हैं, देख रेख तो पूरी इनको ही करनी है ना, इसलिए ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं इसको। एंश्योरिंग क्वालिटी, और क्वालिटी को भी यही चेक करते हैं, वो तो लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखेंगे, चेक तो ये कर रहे हैं ना क्वालिटी को। तो एंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। एंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज, बूस्टिंग मोरल बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि मैनेजर थोड़ी आते हैं, ये लोग डेली मोरल बढ़ाते रहते हैं अपनी जो भी वर्कर होते हैं उनका। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड फोस्टरिंग टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट भर देते हैं इनके, टीम स्पिरिट को पनपाने का काम यही लोग करते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्टेज, रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्टेज एंड एंश्योरिंग एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करते हैं, कमी करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करवाते हैं। ठीक है, वेस्टेज को बचाते हैं, सीधी सी बात है, टॉप वाले थोड़ी आएंगे, मिडिल वाले थोड़ी आएंगे, ये लोग वेस्टेज को बचाते हैं। फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पर क्या फंक्शन है, तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, चीजों की प्लानिंग करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, उन्होंने जो प्लान किया उसको आगे स्टाफ, फोकसेस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग करते हैं और कोऑर्डिनेशन बना, इन दोनों के तीनों के बीच में तालमेल बना के रखने का काम भी करते हैं, कम्युनिकेशन करने का काम भी करते हैं मिडिल वाले, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं। फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, फोकसेस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे वर्क क्लोजली विद द वर्कफोर्स टू इंप्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली। तो इनका तो मेन काम है भैया, यहां से जो ऊपर से जो सिचुएशन, जो भी ऑर्डर पास हो रहे हैं वो सबको डन यही होना है यहाँ के। अगला आता है कि मेंबर्स ऑफ द सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। की मेंबर्स कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ओवरसी द वर्कर्स, वर्कर्स पर ध्यान रखते हैं, असाइन टास्क देते हैं उनको, रिजॉल्व इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी दूर करते हैं। फोरमैन भी होता है, मैनेज वर्कर ग्रुप, वर्कर के ग्रुप को मैनेज करता है, इंश्योर एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, इन चीजों को फोरमैन देखता है। और सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सुपरवाइजर सेक्शंस को सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, वर्क फ्लो को मेंटेन करते हैं, कैसा काम चल रहा है, तो ये सेक्शन ऑफिसर होते हैं। क्लर्क होते हैं जो हैंडल रिकॉर्ड, भाई क्या आया क्या गया, इस चीज का, हर चीज का रिकॉर्ड रखने का काम भी कौन करते हैं, ये ही सुपरवाइजरी लेवल पर ही होता है, लोअर लेवल पर ही होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, मेन कौन है, सुपरवाइजर्स है, फोरमैन है, सेक्शन ऑफिसर है, क्लर्क्स हैं जो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कितना सामान आया, कितना गया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना वेस्ट हो गया। सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये कौन होते हैं, ये असिस्ट इन यूनिट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये लोग होते हैं मेन। इसमें रोल क्या होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, अगर रोल देखा जाए तो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही यहां की पूरी जानकारी मिडिल को देता है और मिडिल जाके तब पूरी जानकारी यहां पर भेज पाता है। तो पास इंस्ट्रक्शन टू वर्कर, और वर्कर को इंस्ट्रक्ट भी तो यही करते हैं कि वर्कर को क्या करना है, क्योंकि यहां से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये आगे यही तो एग्जीक्यूट करेंगे ना, आगे यही तो बढ़ाएंगे उसको। सुपरविजन, एंश्योर टास्क एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेस द रिपोर्ट एंड इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी दूर करवाने का काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, मेंटेन द वर्क स्टैंडर्ड, वर्क प्लेस सेफ्टी, एनफोर्स द सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। ईच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एंड दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सबका एक इंपॉर्टेंस है इसको बनाने में, सफल बनाने में। जो बिजनेस है या जो टास्क है उसको पूरा करने में सब अपनी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के फंक्शन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। पहला प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। चैप्टर भी आएगा ये पूरा का पूरा। क्या कि प्लानिंग क्या है? वेरी फर्स्ट फंक्शन है और ये आउटलाइन तैयार करता है। क्या तैयार करता है? किसी कार्य को करने की क्या तैयार करता है? आउटलाइन तैयार करता है। ठीक है, कोई भी कार्य होगा तो उसकी आउटलाइन कौन तैयार करता है? तो आउटलाइन तैयार करने का काम करता है प्लानिंग। प्लानिंग वाला फंक्शन। इट रेफर टू डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इसमें प्लानिंग में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, और हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। और कौन, कब, कहां, कैसे और किससे किसी कार्य को करवाना है तो उसके लिए पहले से क्या कर लिया जाता है? प्लान कर लिया जाता है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग गैप पर ब्रिज बना देता है। मान लीजिए किसी जगह पर यहां से यहां तक जाना है और ये कोई पानी बह रहा है या नल्ला बह रहा है, तो यहां से निकलने का काम कौन करेगा? यहां अगर हम यहां थे तो यहां अगर कोई व्यक्ति यहां है तो गैप, इस गैप को फिल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रिज बनाने का काम कौन करता है? तो भैया प्लानिंग बनाता है। क्या बना, कौन बनाता है? प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग हमारे गैप को दूर कर देता है, ब्रिज बना देता है बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम आज यहां खड़े हुए हैं, मान लीजिए ये नाला है और हमें यहां पहुंचना है इस जगह, तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए आपको जो गैप जो भरा जाएगा वो प्लानिंग के थ्रू भरा जाएगा। अगला आता है ऑर्गेनाइजिंग। जैसी प्लानिंग हो जाता है तो आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है? नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑर्गेनाइज। क्योंकि बिना प्लानिंग के आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनाइज करोगे उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए जो भी चीजें, स्ट्रक्चर जो भी लगेगा उसको आप तैयार करोगे। इट इंक्लूड द डिसाइडिंग फ्रेमवर्क। कि फ्रेमवर्क क्या होगा? वर्किंग द नंबर ऑफ यूनिट, डिपार्टमेंट्स, पोस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरी सेट की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन क्या काम करेगा, किसको क्या पोस्ट दी जाएगी, कोई कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, तो मतलब उन सबको ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्लानिंग के बाद। और उसके बाद क्या किया जाएगा? स्टाफिंग की जाएगी। कि स्टाफिंग मतलब फिर भाई वर्कर तो चाहिए ना, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले स्टाफिंग भर्ती करेंगे। फिर क्या करेंगे? भर्ती। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर्स। इट रेफर टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। पहले भर्ती निकालना, फिर उसमें से जो हमारे लायक है उसको रखना और नहीं है तो उसको भगाना। सिलेक्टिंग, फिर अपॉइंट करना, उनको जॉब देना, फिर असाइनिंग ड्यूटीज देना उनको, ये काम करना है तुम्हें। फिर मेंटेनिंग हार्मनी, सब में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। टेकिंग केयर ऑफ द ग्रीवेंसेस, कोई कंप्लेंट इशू और कंसर्न है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया स्टाफिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रेम्युनरेशन, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये सारी चीजें भी स्टाफिंग में ही आ जाती है। क्या क्या? ट्रेनिंग भी देना है हमें। जब स्टाफिंग की है, भर्ती किया तो ट्रेनिंग दोगे कि नहीं दोगे? कि हाथ पाथ कट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं लेबर का। फिर डेवलपमेंट भी होगा वहां पर, रेम्युनरेशन भी मिलेगा लोगों को, जो भी मजदूरी है उनकी, मेहनताना है वो मिलना चाहिए सफिशिएंट कि नहीं। अगर कोई प्रमोट हो सकता है तो प्रमोट भी करना है उसको, बट सैलरी भत्ते वगैरह बढ़ा के भी देने हैं उनको। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग तो कर लिया आपने, भर्ती तो कर लिया, ट्रेनिंग तो दे दी। अब ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें गाइड करना है अपन को। आफ्टर अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज तो हमने तैनात कर दिया, ले भैया बैठ जाए यहाँ पे, एम्प्लॉय आ रहे यहाँ पे। अब एम्प्लॉय तो खड़ा ही रहेगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? गाइड करना पड़ेगा। दे नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। इंस्ट्रक्टिंग रेफर द गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन बाय मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग। मोटिवेट करना उनको, सुपरवाइज करना उनको, एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करना। ये सारी बातें डायरेक्टिंग में आती हैं। इट इंक्लूड द सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ध्यान रखना डायरेक्टिंग में अंदर क्या आता है? तो डायरेक्टिंग में अंदर आता है सुपरविजन, सुपरवाइज करना वर्कर को, मोटिवेट करना, समय समय पर उनको मोटिवेशन देना। ठीक है, ये मॉनिटरी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। किसी को सैलरी बढ़ा दी, बोनस दे दिया, ठीक है, छुट्टी दे दी किसी, तो वो मोटिवेशन हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, किसी की सैलरी काट दी। कम्युनिकेशन करना, वर्कर से कम्युनिकेट करना, ऊपर ऑर्डर, ऊपर जो है पूरी की पूरी जो फाइल तैयार की है कम्युनिकेशन से, जो हमें रिकॉर्ड फीडबैक मिला है उसको ऊपर भेजना। ये पूरा का पूरा डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। लीडरशिप और लीड करना, लीडरशिप करना मतलब अपने वर्कर को, एम्प्लॉइज को बांधे रखने की, इन्फ्लुएंसर बन के रहना वहां पर। तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे एम्प्लॉइज को।
कंट्रोलिंग, और जब ये एम्प्लॉइज कंट्रोलिंग ऐसी प्रोसेस है, पांचवी प्रोसेस है, ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि हमने जो तय कर रखा था वो सही काम हुआ है या नहीं हुआ है, और कोई चीज सही नहीं हुई है, गोल ओरिएंटेड नहीं रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जैसे मान लो हमारा प्लांट क्या था, 100 हमने कहा था कि 100 का प्रोडक्शन होगा, लेकिन 80 का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो कितने का प्रोडक्शन गिर गया, 100 की सोच रखी थी, 80 का हुआ, तो 20 का प्रोडक्शन गिर गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डेविएशन आ गया। तो ये डेविएशन क्यों आया, इसको करेक्ट करने का काम कौन का होता है, कंट्रोलिंग का होता है। कहां गड़बड़ हो रही है, डेविएशन अगर कोई डेविएशन अकर होता है, गलती से भी अगर कुछ अकर होता है डेविएशन, तो मैनेजर आइडेंटिफाई रीजन निकालते हैं, सजेस्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं उनको, मेजर्स टू स्टे ऑन ट्रैक विद द प्लान के अकॉर्डिंग ट्रैक पर चलने का प्रयास करते हैं। कंट्रोलिंग इंक्लूड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस। आगे देखिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन। तो हर चीज को एक ऐसे ऑर्डर में बनाए रखना, सामंजस्य में बनाए रखना कि सारे डिस्प्यूट्स दूर हो सके और वर्क फ्लो लेस तरीके से फ्लोली चल सके, मतलब वर्क में एक फ्लो बना रहे, वर्क कैसा बना रहे। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अलाइनिंग एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइज करना चीजों को और फिर उनको अलाइन करना, मतलब जो जहां है वहां पर उसको सेट करे रखना, जो जहां के लिए है वो वहीं पर सेट करे रखना, इन लोगों में अलाइनमेंट बनाए रखना ही कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। टॉप बॉटम मिडिल में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, रिसोर्सेज भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टुवर्ड द कॉमन गोल, और सब लोग एक कॉमन गोल की ओर क्या कर पाए, साथ साथ काम कर पाए, तो वही कोऑर्डिनेशन है। इट एंश्योर्स स्मूथ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूज अक्रॉस द टीम्स और इंडिविजुअल। ध्यान रखना, पूरी की पूरी टीम को एक सिंगल गोल के लिए बांधे रखना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो इसके बिना तो कुछ होने ही जाने वाला नहीं है, कोऑर्डिनेशन के बिना तो एसेंस है ये, तो रिक्वायर एट ऑल लेवल, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी और बॉटम लेवल पर भी। इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, क्या करता है, सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है, बांधे रखता है, जोड़ के रखने का काम करता है, ध्यान रखना। मिडिल लेवल में बैलेंसेज एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में क्या करता है, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स वर्कर्स टास्क एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, वर्कर्स और टास्क के बीच में और उनको एग्जीक्यूट करने के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और मिडिल लेवल पर भी जरूरी है, और टॉप लेवल पर भी जरूरी है। रिक्वायर एट ऑल लेवल, हर लेवल पर क्या है, कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। दूसरा, एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं कि वो सक्सेस हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेट। प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन, सबसे पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन को दूर करता है। अलाइन इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल एफर्ट्स टुवर्ड द कॉमन गोल, सारे इंडिविजुअल को एक कॉमन गोल के लिए बांधता है। रिड्यूस इनएफिशिएंसी एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी को कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सबसे पहली बात तो यूनिफाइड डाइवर्स इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, जो डाइवर्स इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए इंडिविजुअल होते हैं, उन सबको यूनिफाई करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के बिना ग्रुप जो है बन के रह ही नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स बनाने में काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्स लोगों को भी, डिफरेंट क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से आए हुए लोगों को एक करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स कैसे होते हैं, यूनिटी वाले होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स वाले जो एक्शन होते हैं वो रोक देता है, प्रिवेंट करता है कोऑर्डिनेशन, लड़ाई झगड़े दंगों को रोक देता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है एट ऑल टाइम्स। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं एक दिन कर लो आगे मत करो, हमेशा कोऑर्डिनेशन की नीड है। परवेसिव फंक्शन हर जगह पाया जाता है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, सभी जगह पाया जाता है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ध्यान रखना एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन, सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, सबको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना है। नॉट जस्ट टॉप लेवल
टास्क, ठीक है। जरूरी है कि टॉप लेवल वाली कोऑर्डिनेट करके रखे, मिडिल बॉटम सबको कोऑर्डिनेट होकर रहना एक तरीके से, और हर जगह पर सब और जो लोग हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट होकर रहना है, तालमेल बनाए रखना है। तो इसलिए वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डेलिब्रेट फंक्शन, और कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन है, होना ही चाहिए। मैनेजर्स कंटिन्यूअसली और कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट टू मेंटेन एफिशिएंसी। वो क्या करके रखते हैं? हमेशा कोऑर्डिनेट रखते हैं और एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए, मेंटेन एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, चीजों को रखने के रखते हैं। तो आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के? ग्रोथ इन साइज, मोर एम्प्लॉइज रिक्वायर्स सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट। कोऑर्डिनेशन होगा ना तो आप क्या कर सकते हो? कोऑर्डिनेशन से आप साइज, एम्प्लॉइज के साइज में भी ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चार तो संभाल लिया है, 400 एम्प्लॉइज कहां से संभालोगे? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको बांध के रखने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी, किसकी वजह से? कोऑर्डिनेशन की वजह से। स्पेशलाइजेशन आता है, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन इज द थ्रेड दैट टाइज ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस टुगेदर। ध्यान रखना, ये वो धागा है जो सभी फंक्शंस को बांध के रखने का काम करता है, एंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस एंड सक्सेस को एंश्योर करता है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अतः हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन ही एसेंस है मैनेजमेंट का। तो ये था आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडी जो कंप्लीट हुआ। आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह गया है तो आप, अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसके डाउट क्लियर जरूर करूंगा। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज कमेंट जरूर करें कि वीडियो समझ में आई या नहीं आई। ओके, थैंक यू।